एक IITian जो लिंक्डइन, पेपल, गूगल, वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम कर चुके हैं, उनके लिए बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना चुके हैं। जब गूगल हायर करता है, ये सारे टॉपर्स को ही हायर करते हैं। So I'll tell you, no company in the world will say that we only hire toppers, but the fact is they do only that. विश्वा मोहन, को-फाउंडर ऑफ अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। आज इस एपिसोड में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों पे बात करने वाले हैं। आपने ना एक चीज़ बताई थी कि जी का हवा बना हुआ है। मेरा बस इंटेंशन ये था कि आप जी बोल के ग्लोरीफाई करके हम कह रहे हैं कि बॉस ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन, और जब कैसा कहते हैं तो एज ए इंडियन हमारे चेहरे पे बड़ी गर्व का महसूस होता है कि क्या टफेस्ट एग्जामिनेशन है। हाउ वुड यू डिफाइन इंडियाज करंट एजुकेशन सिस्टम? ओके, सो आई अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सपोजिंगली आई वेंट देयर, कोटा में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फैमिली से दूर हूँ, मैं क्या मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ। पहले कुछ दिन तक बच्चा बड़े एक्साइटमेंट में जाता है कि मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, तो चीज़ें शुरुआत में आसान लग रही होती है, बच्चा एक्साइट होता है मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ। फिर पहला टेस्ट होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के नंबर बिल्कुल घटिया आते हैं। कोई पेरेंट ऐसे बोलते हैं कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बच्चे का आईआईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो फिर सही पेरेंट है। मैं आईआईटी क्रैक कर चुका हूँ और अखबार वालों ने मुझे जो अगला क्वेश्चन पूछा कि अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे क्या? कौन से ऐसे जॉब है जो 3 सालों में वैनिश हो जाने वाले? नीट, एनईटी, आईआईटी जैसी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे क्रैक करें, इस सारा जोड़ तोड़ ये एपिसोड में आपके लिए लाने वाले। एंजॉय द शो। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मीनिंगफुल और इंसाइटफुल पॉडकास्ट लाते रहे। एंजॉय द शो। AI एंड द फ्यूचर पार्ट। सो ये AI रेवोल्यूशन जो है जी, इट हैज़ इज गुड पार्ट ऑल्सो। टेल मी जनरली कितना ये जॉब मार्केट को अफेक्ट करेगा इफ़ यू आर नॉट इक्विप्ड विद इट, एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मुझे लगता है एआई आज के डेट में जिस स्टेज पे है, आई थिंक इट हैज़ कन्फ्यूज्ड एवरीवन। पूरी दुनिया कन्फ्यूज्ड है। स्टूडेंट कन्फ्यूज्ड है कि भाई एआई ही कोड लिख देगा तो फिर मैं कोडिंग क्यों सीखूं। टीचर्स कन्फ्यूज है कि पहले ही बच्चा यूट्यूब पे पढ़ता था, अब तो और एआई आ गया है, तो अब मेरी क्लास में कौन आएगा, मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ाऊं। कंपनीज इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि क्या सही में एआई एक दिन कोड कर देगा, तो अभी मैं क्यों हायर करूं, राइट? तो वो इस बात में कि हायरिंग करे, हायरिंग ना करे, क्या एआई कोड करेगा, क्या हम कोड करेंगे, इस बात में कन्फ्यूज है। तो आई बिलीव एवरीवन इज काइंड ऑफ कन्फ्यूजन स्टेट राइट नाउ। और ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट करा है वो कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने जानबूझ के ये कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। सी ऑल दीज कंपनी जो ये फाउंडेशनल मॉडल बनाते हैं, जेमिनी हो गई, क्लाउडे हो गया, ओपन एआई हो गए, ये सब बिलियन फंडेड कंपनीज हैं। और जो ये एआई मॉडल्स बना रहे हैं वो सस्ते नहीं आते हैं, इसमें उनको बिलियंस खर्च करना पड़ता है। और अगर वो बिलियंस खर्च कर रहे हैं तो उनको ये भी इंश्योर करना है कि कल तो कोई तो इसका खरीदार हो, कोई तो इसको खरीदे, नहीं तो फिर ये जो इतना खर्चा हो रहा है उसको कहाँ से पैसे कैसे बनाएंगे? कोई भी फ्री के लिए तो कर नहीं रहा है। अभी बिलियंस हर महीने खर्च कर रहा है ताकि उनको दिख रहा है कि 2 साल के बाद से बड़ा मार्केट बनाएंगे। तो मुझे लगता है लॉट ऑफ पैनिक विच इज क्रिएटेड इन द मार्केट इज ऑल्सो आर्टिफिशियली जनरेटेड बिकॉज ऑफ दिस कैपिटलिस्टिक कंपनीज। वो लोग फंड कर रहे हैं इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में कि लोगों को एकदम फियर मॉन्गरिंग चालू कर दे कि बस एआई ही सब कुछ है, ताकि दैट मार्केट गेट्स जनरेटेड, पीपल स्टार्ट रिलाइंग ऑन दीज कंपनीज इटसेल्फ। मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड भी है आज के डेट में। So that's one of the big reason why we are seeing a lot of panic, which has been artificially articulated and manifested in the minds of the people. That's one of the big reason that I see. And उसको करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में कहते हो ना कि ब्लिंकिट, ज़ेप्टो बर्न कर रही है। बर्न क्यों कर रही है? क्योंकि वो मार्केट बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रही है। लोगों को आदत लगवा दे रही है कि बस तुमको निकल के जाना ही नहीं घर से, और एक बार जब लोग आदत से मजबूर हो जाएंगे तो फिर वो अपने सारे डिस्काउंट्स कम करेगी। सेम थिंग हैपेंड विद अमेजॉन व्हेन दे केम, अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट इनिशियली दे गिव द अमेजिंग डिस्काउंट्स, पीपल गॉट हैबिचुएटेड, एंड देन लेटर ऑन अब वो डिस्काउंट्स खत्म हो चुका है, फिर भी हम अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ही चीज़ें मंगाते हैं। इनिशियली जब ओला उबर इंडिया में आया तो आप बोलो इतने डिस्काउंट्स थे, राइट? क्योंकि उस समय इंडियंस को आदत नहीं थी कैब बुक करके एक जगह से दूसरे जाने की, राइट? नाउ पीपल हैव गॉट हैबिचुएटेड कि मेरे को 10 मिनट के लिए भी जाना है तो मैं कैब बुला के ही जाऊँगा, कार से ही जाऊँगा, राइट? क्योंकि मुझे अब धूप में ऑटो में नहीं बैठना है। नाउ दे हैव डिसअपीयर्ड ऑल द डिस्काउंट। सेम स्ट्रैटेजी, नथिंग, ऑल दीज कैपिटलिस्टिक huge AI companies, they have spent billions. और उनको अगर अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, AI मॉडल्स को बेचना है, तो उनको पैनिक क्रिएट करना है मार्केट। देयर इज अ रीजन व्हाई GPT ने अपना पूरा इंडियंस को फ्री में दे दिया,
because they wanted them to be habituated. करेक्ट राइट इज मोर ऑफ लाइक कि जो ड्रग माफिया होता है वो ड्रग्स पहले फ्री में बांटता है ताकि आप एडिक्ट हो जाओ और उसके बाद फिर वो पैसे लेना आपसे चालू कर देता है. सो दैट्स वन रीजन आई फील कि इतना ज़्यादा जो हल्ला-बुल है मार्केट में, इतना ज़्यादा जो पैनिक क्रिएटेड है, आई थिंक इट्स आर्टिफिशियली जनरेटेड. दैट्स वन. नंबर 2, क्या इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है? नहीं. AI इज़ हेयर, AI इज़ डेफिनेटली हेयर और पिछले 2 साल में जितने सारे प्रोग्रेस हुए हैं, आई थिंक इज गोना स्टे फॉर मेनी ईयर्स टू कम. तो कोई इंसान अगर ये सोचता है कि मैं AI छोड़ दूँ, ये बस बबल है, कल को चला जाएगा, आई थिंक दैट इज़ अ मिथ. AI इज़ फॉर श्योर हेयर एंड वी हैव टू बी इन हैंड टू हैंड विद द AI राइट नाउ. तो आज के डेट में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप जिस भी प्रोफेशन में, आप कोडर हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, तो आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि आप AI को अपने काम में कैसे लेवरेज कर लो ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर लो. बिकॉज गोइंग हेड एंड इवन इंक्लूडिंग टुडे आप देखो हर कंपनी फायर कर रही है. अभी मेटा ने 20,000 लोगों को निकाला है, ऑरेकल ने फायर करा है. ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज लेइंग ऑफ इन द नेम ऑफ द AI इटसेल्फ. तो अगर आप 4 साल पहले अकेले करते थे और अब AI की हेल्प से अगर उसी चीज़ को 1/10 ऑफ टाइम में अगर नहीं कर पा रहे हो, देन आई फील दैट यू विल बी लेड ऑफ वेरी सून. तो आपको AI तो सबको सीखना ही सीखना है इन वॉट एवर प्रोफेशन दैट यू आर. दैट्स हाउ आई सी. And in the coming 3 to 4 days as a trend, I feel there will be only 2 types of jobs in the market. One will be the AI generalist or the AI consumers. वो most of the jobs ऐसे होंगे like 96-97% of the jobs of the market will be of AI consumers or AI generalists. मतलब कि वो लोग जो AI को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं. जैसे अभी सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजर होगा, आगे जाके AI प्रोडक्ट मैनेजर होगा. अभी HR प्रोफेशनल चीज़ें मैनुअली कर रहे होंगे, नाउ दे विल स्टार्ट लेवरेजिंग AI टू ऑप्टिमाइज देयर होल वर्क फ्लोज राइट. Script writers will be the AI script writers typically like that. So anyone who's using AI to do their job. So everything will have a AI added as a prefix or a suffix in their job role. That's how I see 96 to 97% of the job roles. And the 2 to 3% of job roles will be those who are actually creating these AI models. जो खुद ये AI models बना रहे हैं, जो खुद ये फाउंडेशन मॉडल्स बना रहे हैं, वो काफ़ी कम होंगे बट सबसे ज़्यादा हाईली पेड होंगे, हाईली डिमांडेड होंगे. अनफॉर्चुनेटली ये जो 3-4% के लोग हैं वो अभी सिर्फ US में हैं जो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं. और मेरा इंटेंशन ये है कि वी एज अ कंट्री शुड ट्राई टू इन्वेस्ट कि हम अपने यहाँ से कुछ फाउंडेशन मॉडल बनाएं ऑफ द लेवल विच कैन कम्पीट विद ओपन AI. वी शुड नॉट बी द कंज्यूमर्स ऑफ देम. हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर्स ना बनाएं, हम खुद के फाउंडेशन मॉडल बनाएं. Do we have any model? We have already started few companies. For example, Sarvam AI is doing such thing in that direction. There are few more other foundation models that India is working right now. But I feel the investment and the support which has been given is still not sufficient. We need to invest more. More parties should come into the play. The biggest entrepreneurs of the country, they have this responsibility कि वो सिर्फ D2C brands ना बनाएं. अच्छी बात है कि आप आइसक्रीम में प्रोटीन का परसेंटेज बढ़ा के उसको नई नई कंपनीज में बेच रहे हैं, दैट्स गुड. बट आई थिंक आपकी ये भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक डीप टेक में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, थोड़े पैसे डालो. बिकॉज ये जो डीप टेक इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपको तुरंत नहीं आता. जब आप आइसक्रीम बेचते हो तो आपने आज बनाया, कल आपने बेचा और आपको अभी P&L दिखाई देने लगता है. जब आप डीप टेक में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास कोई डेफिनेट डेट नहीं होता है कि वो 6 महीने के बाद बनेगा या 1 साल के बाद बनेगा, पर आपको इन्वेस्ट करना होता है. ओपन AI इसलिए बनी बिकॉज उस पर किसी ने ट्रस्ट करा एंड दे पुट बिलियंस ऑफ द डॉलर्स. और वो साइलोज में सालों काम करते रहे एंड सडनली व्हेन दे केम आउट लाइक बिग. इसी तरीके से में इतना फैल गया ये, जैसे इतना वायरस. बट द वर्क वाज गोइंग ऑन फॉर मेनी इयर्स राइट. तो एक डीप टेक के लिए आपको काफ़ी डीप पॉकेट्स चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एक लंबा समय आपको चाहिए होता है. विच आई फील कि इंडिया का जो VC सर्कल है, इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्लस गवर्नमेंट एजेंसी, आई थिंक उन सबको मिलके, प्लस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ टेक में मैं चाहता हूँ कि मैं वो 97% लोगों को तैयार मैं कराने के लिए नहीं हूँ, उसके लिए बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं. आई वॉन्ट एवरीवन हु कम्स इन द स्कूल ऑफ टेक, मैं उनको टॉप 3 टेकीज में बनाना चाहता हूँ. मैं उनको सिखाना चाहता हूँ कि फाउंडेशन मॉडल बनाते कैसे हैं. तो ये अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट बॉडीज़ अगर इस डायरेक्शन में वर्क करेगी, मुझे लगता है कि इंडिया से भी जेमिनाई, इंडिया से भी ओपन AI निकल सकता है. Getting into a transition phase, lot of people would have this thing in mind कि जब Google हायर करता है, LinkedIn हायर करता है, Walmart हायर करता है, ये सारे टॉपर्स को ही हायर करते हैं या what is the process of judging people? You are the better person to tell us about it. So I'll tell you, no company in the world will say that we only hire toppers or we only hire ITNs. Nobody will say, right?
बिकॉज फिर वो अच्छा दिखता नहीं है, राइट? फिर लगता है कि अब तो बड़े बायस्ड हो, आप तो टॉपर्स को हायर करते हो. बट द फैक्ट इज दे डू ओनली दैट. द रीज़न आई टेल यू इज दैट कि मान लो वॉलमार्ट गई किसी कंपनी में, फिर गूगल गई, और आपके पास आपने बोला कि मेरे पास 4 लोगों की ओपनिंग है, और आपके पास रिज्यूमे आ गए 15,000 20,000, बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूज वी आर, राइट? इतने सारे लोग हैं, इनको जॉब चाहिए. तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप 20,000 लोगों को एक एक करके स्कैन करो. तो वहाँ पे आप वॉलंटरी बोलते हो कि ठीक है, इस 20,000 में देख लो कि कौन से आईडी से आया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस तरीके से वहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है. तो ये तो हो गया कि थोड़ा सा बायस. अच्छी बात यह है कि आज के डेट में बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, AI, बॉट, रिज्यूमे स्क्रीनिंग मोस्टली आर डन बाय द बॉट स्क्रीनिंग, एंड इसलिए हम कहते हैं ATS फ्रेंडली आपका रिज्यूमे होना चाहिए. तो आजकल थोड़ा सा जस्ट डिग्री उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप बाकी सारे स्किल सेट भी देखते हो तो वो बॉट स्कैन कर लेते हैं, बिकॉज ह्यूमन अब ज़्यादा लगते नहीं. तो अगर 20,000 भी है तो यू विल बी एबल टू स्कैन दैट अप. तो अब स्किल की बात कर लेते हैं. स्किल स्टिल मैटर्स. भले आप 4 जगह अप्लाई करोगे, 2 जगह आपका डिग्री की वजह से नहीं हो पाएगा, पर 2 जगह आपका स्ट्रॉन्ग स्किल बनाइए तो स्टिल द पीपल विल गिव यू द चांस इटसेल्फ. सो ऑल द नेम्स दैट यू टॉक्ड वर लाइक द टॉप टायर टेक कंपनीज. ये सारे टॉप टायर टेक कंपनीज हैं. अब इन कोई भी कंपनी हायर क्यों करती है एम्प्लॉइज को? ताकि वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, उसे वो धंधा बना पाए, पैसे कमा के. दैट्स द होल सेट. कोई हायर नहीं कर रहा है कि मुझे इससे कमाल का काम करवाना है, फिलैंथ्रोपी वर्क करता है, नहीं. कंपनीज को पैसा कमाना है, उनको पैसा कमाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने हैं, तो उनको उसे बंदे चाहिए. तो जब मैं बात करता हूँ गूगल की, अमेजोन की, लिंक्डइन की, माइक्रोसॉफ्ट की, दे आर ऑल द टॉप जायंट्स जो कि पूरी दुनिया में उनके प्रोडक्ट्स घूम रहे हैं. तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो हमेशा एक नया प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है, राइट? गूगल जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहा है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूरी दुनिया ने अभी तक देखा नहीं है. दे आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक, राइट? तो जब इस तरीके का प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास होता है, उसकी कोई किताबी तैयारी नहीं होती है. उसके आंसर्स आप आज के डेट में GPT पे भी नहीं ढूंढ पाओगे. मेनी ऑफ टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन द फ्लोर ऑफ लिंक्डइन एंड आई हैज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, उसके आंसर्स मुझे स्टैक ओवरफ्लो में नहीं मिलते थे. गूगल सर्च करके मुझे आंसर नहीं मिलेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो आपको यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो थोड़ा थिंक थ्रू कर पाए, जिनका एकदम दिमाग बिल्कुल क्लियर हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, और वो पिछले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं या फिर प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, उसके बेसिस पे दे कैन थिंक ऑफ समथिंग न्यू. ओके. तो इस वजह से ये कंपनीज ऐसे लोगों को प्रेफर करती है जो कि किताबी कीड़ा नहीं है, जो रट्टू तोता नहीं है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिनके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स क्लियर हैं, दे कैन थिंक इन द फ्यूचर इटसेल्फ. ओके. तो इसलिए ये कंपनीज अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करते हैं, कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं, और उसी पे आपको वो टेस्ट करते हैं मल्टीपल राउंड्स में. अब कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट एंड जो एल्गोरिथम की बात करूँ, उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. तो नॉर्मली आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उसकी मोस्ट ऑफ द राउंड्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम में होते हैं, जिसमें आपको बोल देते हैं कि आपको जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखना है आप लिख सकते हैं. एक सर्विस बेस्ड कंपनी या एक छोटी सी कंपनी जिनको सिर्फ एक प्रोडक्ट पे काम करना होता है, वो आपको बोलेंगे मेरे को जावा डेवलपर चाहिए, मेरे को C++ डेवलपर चाहिए, मेरे को C# का डेवलपर चाहिए. गूगल कभी नहीं बोलेगी मेरे को जावा डेवलपर चाहिए, वो बोलेगी मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए जो कोड लिखता हो, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसको हम प्रॉब्लम. एंट्री लेवल जॉब दैट यू आर टॉकिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट द एंट्री लेवल जॉब्स एंड ऑल्सो सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एंट्री लेवल जॉब इटसेल्फ. तो उनको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए होता है जो सोच पाए, जिसके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लियर हो, और वो एप्लीकेशन बना पाए एंड इन द लैंग्वेज ऑफ हिज चॉइस. तो उसे DSA पूछेंगे, उसे कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल पूछेंगे, बट कोर कॉन्सेप्ट पूछेंगे. जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस होते जाते हो तो आपको सिर्फ कोड नहीं करना होता, आपको सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है. तो उसमें एक और राउंड ऐड हो जाता है, हम कहते हैं सिस्टम डिज़ाइन. कि आप एक एप्लीकेशन बना तो ले रहे हैं, पर क्या बिलियन यूजर्स इसको यूज़ कर पाएंगे? क्या आप इसको अलग अलग जोग्राफीज़ में डिप्लॉय कर पाएंगे? तो वो कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम सिस्टम डिज़ाइन. तो सिस्टम डिज़ाइन फिर अगला राउंड हो जाता है सीनियर इंजीनियर्स के लिए. और थोड़ा सा और जब आप लीडरशिप रोल पे जाते हो तो फिर यहाँ पे आप पीपल मैनेजमेंट स्किल्स आपके कैसे हैं, कि आप टेक्निकली तो साउंड हो, पर क्या आप टीम को मैनेज कर पाओगे, टीम को असेस कर पाओगे, गाइड कर पाओगे, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, कि आपको P&L समझ में आता है क्या. तो धीरे धीरे से आप ग्रो करते जाते हो. तो पहले सिर्फ कोडिंग, फिर कोडिंग एंड सिस्टम डिज़ाइन, फिर कोडिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड द लीडरशिप स्किल्स. इस तरीके से आपके चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है. Tell me about your experience when you joined, supposingly Amazon की बात करते हैं. What was your interview experience? Because it will give a lot of knowledge to the people itself who are listening this podcast. आई थिंक तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि काफ़ी सारे लोग इसको सुन रहे होंगे.
मैं 3 टाइप की कंपनीज बोलता हूँ, तीनों की रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ, आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल। 3 तरीके की कंपनी है मार्केट में आज की डेट में। पहला मैं बोल देता हूँ जो सबसे ज़्यादा हायर करती है वो है सर्विस बेस्ड कंपनीज, लाइक कंपनीज लाइक TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट। तो ये जितनी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब क्या है? एक ऐसी कंपनी जो आपको हायर करती है किसी और कंपनी के लिए काम करने के लिए। जैसे TCS है, उसने मान लीजिए मैकडी का प्रोजेक्ट उठाया और उनका जो पूरा जो बिलिंग वाला सिस्टम है बोलते हैं कि हम सॉफ्टवेयर बना देंगे, तो वो आपको हायर करेंगे TCS में और आप काम कर रहे होगे मैकडी के लिए। तो जिस इस तरीके का जो काम होता है उसको हम कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, जहाँ पे हम बल्क में हायरिंग करते हैं। आई थिंक पिछले साल तक अगर आप बोलो तो हर कंपनी 1-1 लाख इंजीनियर्स हर जगह हर साल हायर कर रहे थे। इसमें नॉर्मली काम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सैलरी भी कम होती है। नॉर्मली आप अगर आपको ठीक ठाक एप्टीट्यूड है आपका और आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक आती है, डेटाबेस बेसिक आता है, कंप्यूटर साइंस बेसिक आता है, तो इतना ही आपके लिए एक्सपेक्टेड होता है। कंपनी आपको हायर करती है, फिर आपको ट्रेन करती है जिस भी टेक्नोलॉजी में उसका क्लाइंट कर रहा होता है काम, और फिर आपको डिप्लॉय कर दिया जाता है और आप काम करते हो। तो दैट्स वन। यहाँ पे आप बड़ा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक हो जाते हो, आपको आपके दिमाग पे एक स्टैंप लगा दिया जाता है कि आप जावा डेवलपर हैं, आप C++ डेवलपर हैं, आप C# डेवलपर हैं, आप X डेवलपर हैं, आप Y डेवलपर, तो आपके दिमाग पे छप जाता है। और आप किसी भी ऐसे सर्विस बेस्ड कंपनी में जो लोग काम कर रहे हो उससे आप पूछोगे आप क्या करोगे, तो पूरा बताएगा कि मैं जावा डेवलपर हूँ, मैं C++, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, राइट। एंड दिस इज द मिस्टेक दैट दे आर डूइंग विच रिस्ट्रिक्ट्स देम, कि आपके पास फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। तो ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है सर स्टार्टअप्स, ठीक है ना। स्टार्टअप्स के पास हमेशा 2 चीज़ों की कमी होती है, एक होता है पैसा और दूसरा होता है टाइम। तो वो ऐसे लोगों को हायर करने की कोशिश करते हैं कि जिसको डे 1 से वो प्रोडक्टिव हो और वो मल्टीपल चीज़ें कर पाए। स्पेशली अगर टेक की बात मैं करूँ तो वो ऐसे लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है कि वो फ्रंट एंड में भी काम कर पाए, बैक एंड में भी काम कर पाए, डेटाबेस पे भी काम कर पाए, और अगर चाय मंगवाना हो तो भी वो मंगवा दे। तो इस तरीके से वो तो उसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर टिपिकली, राइट। तो स्टार्टअप का डिमांड ये है कि भले आपके पास आज की डेट में स्टार्टअप को इतना नहीं पूछता कि आपकी डिग्री कहाँ से है। जैसे अगर मुझे हायर करना है तो आई डोंट केयर फॉर कि IIT से है कि नहीं है। नॉर्मली मैं IIT को प्रेफर भी नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि वो आएगा तो उसके अपने टेंट्रम्स होंगे, वो 2 महीने रहेगा फिर निकल के चला जाएगा। मैं चाहूँगा कि ऐसा बंदा जो स्किलफुल है, इंटेंटफुल है, आए और सीखे, ओपन हो और मेहनत करे, राइट। इस टाइप के बंदे को नॉर्मली रिस्पेक्ट मिलता है। तो दिस इज द नीड ऑफ द स्टार्टअप टेक कंपनी, राइट। यू हैव टू बी स्किल रेडी, यू हैव टू बी स्किलफुल एंड यू हैव सम गुड प्रोजेक्ट्स टू शो केस कि हमने बनाया है, तब आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी है मिड स्केल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक ऑरेकल हो गई, बिग कंपनीज, बट देन आई विल नॉट कॉल देम अ वेरी टेक कंपनीज, राइट। ऑरेकल हो गई, वॉलमार्ट लैब्स हो गई, तो ये बड़ी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं। इसमें आपकी सैलरीज काफ़ी अच्छी मिलती है, आपको अच्छा काम करने का मौका मिलता है। नॉर्मली इसमें भी राउंड्स आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के ही होते हैं, सिस्टम डिज़ाइन की होते हैं, बट जो टफनेस लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे अगर मैं 1 to 10 का टफनेस लेवल बोलूँ तो शायद यहाँ पे DSA का लेवल 5 या 6 होगा। पर राउंड्स ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं, पैसा आपको अच्छा मिलता है। और इसमें कभी कभी आपको बोला जाएगा कि ठीक है हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए जिसने जावा पे पहले काम किया हुआ होगा, राइट। पर अगर मान लीजिए जब जावा ना C++ में भी काम करेंगे और आप इंटेंट शो कर दोगे क्योंकि मैं जावा सीख लूँगा, देन इट इज़ ऑल फाइन, राइट। सो ये इस तरीके की। और बिल्कुल टॉप की लीग में आती है, उसको हम कहते हैं मैंग कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई। मैंग में M मतलब मेटा है, A का मतलब एप्पल है, फिर A का मतलब अमेजोन है, N का मतलब नेटफ्लिक्स है, G का मतलब गूगल है। तो ये एक जैसे एक हमारा है कि हमको UPSC करके IAS बनना है, IAS इज़ द टॉप। तो ये सारी कंपनीज को टॉप की कंपनीज मानी जाती है, जो जिसको हम कहते हैं टेक जायंट्स, टॉर्च बियरर्स ऑफ टेक, जिसमें कि रियल इनोवेशन होता है, जो टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाते हैं। ये आर द कंपनीज। तो दीज आर द फ्यू नेम्स प्लस फ्यू एडिशनल यू कैन ऐड ऑन देम। ये वो कंपनी होती है जिसका इंटरव्यू प्रोसेस सबसे ज़्यादा टफ होता है, जिसमें कि आपको टफनेस लेवल में 9 out of 10 बोलूँगा। सारे क्वेश्चंस उनके अच्छे पूछे जाते हैं, फंडामेंटल्स पे जाके वो आपको चेक करते हैं। तो वो बच्चे जो शायद रट के आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है इन कंपनीज को क्रैक करना। तो दे हैव मेंटेन अ वेरी गुड स्टैंडर्ड्स एंड बैरियर। तो इसमें अगर आपको क्रैक करना है तो आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपके काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, आपने DSA काफ़ी अच्छे से मेहनत करी, आपको समझ में आता है, आपको सिस्टम को डिज़ाइन करने आता है। ये सारी चीज़ें अगर आपकी स्ट्रांग है, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इनटू दिस। सो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज। और आपको ये समझना चाहिए कि मैं किस में अभी फिट हो रहा हूँ, और you should not wait कि मैं डायरेक्टली गूगल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बिकॉज देन यू माइट हैव टू वेट फॉर अनदर 2 years एंड मे बी यू विल नॉट बी एबल टू गेट इन योर रिजल्ट। तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि आप देखो कि आप बेस्ट अभी कहाँ हो, गेट अ जॉब। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि जॉब छोड़ के वो 6 महीने तैयारी करने में लगे कि पहले तैयारी कर लेते हैं तबियत से फिर जॉब करेंगे। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग।
बिकॉज एक बार आपके 6 महीने आप काम नहीं कर रहे हैं और कंपनी को पता चल गया कि आप आइडल बैठे थे, तो आपकी रिस्पेक्ट और भी वो कम करेगा, राइट? एंड तो आपको अगर जॉब मिल रही है, डोंट लीव इट, टेक द जॉब, स्ट्रेच सम एक्स्ट्रा आवर्स। कुछ दिन अगर आप कम सोओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। मैंने महीनों और सालों बिता दिए हैं 4-4 घंटा सो के, और मैं अभी भी जिंदा हूँ। इस बात का प्रूफ है कि अगर आप कम सोएंगे तो आप मरेंगे नहीं, राइट? तो आपको अगर कुछ लाइफ में हासिल करना है, देन यू हैव टू डू थिंग्स टुगेदर। आप अच्छी जॉब करिए, जॉब को भी जस्टिफाई करिए, मेहनत करिए, एंड देन यू ट्राई टू अपस्किल एंड डू बेटर। एक एक करके आप जंप करेंगे तो वो बेटर होगा। आप डायरेक्टली छत पे कूद नहीं सकते हो, आपको सीढ़ी से जाना होता है, एंड दैट्स हाउ द करियर इज ऑल्सो। बट देन आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी कोडिंग के राउंड्स, देन मल्टीपल राउंड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल की अगर मैं बात करूं, या फिर लिंक्डइन की बात करूं, या फिर अमेजोन की बात करूं, तो कम से कम समझ लो कि 6-7 राउंड्स आपके होंगे। 6-7 राउंड्स में कम से कम आपके 2-3 राउंड्स होंगे जिसमें आपकी प्रॉपर कोडिंग कराया जाएगा। आइडिया 2-3 राउंड का यही है कि ऐसा ना हो कि एक राउंड में उसने बेवकूफ़ बना दिया एक इंटरव्यूअर को, जो कि काफ़ी पॉसिबल है। आजकल बच्चे रट के चले जाते हैं क्वेश्चंस, और टिपिकली दैट्स हाउ द ट्रूथ इज, बिकॉज हर बच्चा तैयारी कर रहा है और सबको पता है आज के डेट में कि बच्चा तैयारी करके ही आया। गूगल इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू देते हो तो एचआर आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थमा देता है कि ये लो 50 क्वेश्चन, इसकी अच्छे से तैयारी कर लो और इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, और वो आपको देता है कि आप बताओ कितना टाइम चाहिए आपको तैयारी करने के लिए। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, एंड यू कैन योरसेल्फ से कि मेरे को 2.5 महीने तैयारी चाहिए, देन द इंटरव्यू विल स्टार्ट। सो दीज कंपनीज गिव यू इनफ टाइम टू प्रिपेयर। तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि बच्चा तैयारी करके आ रहा है, तो एक इंटरव्यू में इट कैन नॉट बी डिसाइडेड, सो इट हैज़ टू हैव द मल्टीपल इंटरव्यूज, ताकि सर एक इंटरव्यूअर का एक पर्सपेक्टिव मिल के आए। और जो अच्छी अच्छी कंपनी होती है ना, उसमें एक राउंड होता है, उसको कहते हैं बार रेजर राउंड। उसका इंटेंशन सिर्फ ये होता है कि जो नया बंदा टीम में आ रहा है, दैट शुड बी बेटर देन 75% ऑफ द एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स, राइट? और उसमें जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है जो हमें पता होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं इंटरव्यू लेता था लिंक्डइन में, तो हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट? पर वो बच्चा कैसे रिएक्ट करता है उस क्वेश्चन को, क्या वो सीधे बोलता है नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन आई कैन नॉट आंसर दिस, दैट इज अ स्ट्रिक्ट नो टू मी। But if he still fights with that question, tries to figure it out, asks me for, for more hints, more pointers, and he still wants to solve that, that approach is what we wanted to check around. So these are the few things I think people, if they keep in mind, will help them crack these kind of companies. वेरी नाइस। तो जैसे आपने ना इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताया, यहाँ पे एक माइंडसेट ऐसा भी है कि जब आप जॉब अप्लाई करते हो, जी, देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट अ पर्सन डज, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो वेरी ब्रीफली इफ यू कैन टेल मी 3 मिस्टेक्स दैट अ पर्सन शुड नॉट डू इट एट ऑल। ओके। मुझे लगता है जो मिस्टेक मैं भी पहले करता था, आज के डेट में जॉब अप्लाई करने का जो तरीका है, आपको रिज्यूमे बनाना होता है। रिज्यूमे बनाने के लिए जब आप रिज्यूमे बना रहे होते हो, स्टार्टिंग में आप 2-4 लोगों से बातें करते हो, दीदी भैया से कनेक्ट करते हो, और फाइनली आप एक रिज्यूमे बना लेते हो। और रिज्यूमे बनाने के बाद आप उसका PDF निकालते हो, और उसके बाद जितनी भी कंपनीज आती है वहाँ पे आप वही रिज्यूमे आप चिपकाना चालू कर देते हो। मुझे लगता है एक सबसे बड़ी गलती है। गलती इसलिए क्योंकि प्रोफाइल कुछ और है और आप कुछ और अपने रिज्यूमे में लिख के आ गए हो। आज के डेट में ऑलमोस्ट सारी कंपनी, छोटी बड़ी जितनी भी है, उनका जो रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस है वो AI कर रहा होता है या बॉट कर रहा होता है। तो अगर आपने जो कीवर्ड्स डाले हैं वो अगर उस कंपनी के प्रोफाइल से, उस जॉब डिस्क्रिप्शन से नहीं मिलता है, तो आप नहीं हायर होंगे। आप खुद HR हैं तो शायद आप इस बात से रिलेट कर रहे होंगे, राइट? तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने रिज्यूमे का एक ही टेम्पलेट बना दिया और हर जगह छुपा दिया। तो आइडियली स्टूडेंट को करना क्या चाहिए, आप एक टेम्पलेट बना लीजिए, एडिटेबल टेम्पलेट हो, और जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो कंपनी का पहले एक जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े। जस्ट बिकॉज नेटफ्लिक्स ने जॉब डाला है और आप नेटफ्लिक्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और वो बोल रहा था कि डेटा साइंटिस्ट चाहिए, आप जावा डेवलपर हो और आपने अप्लाई कर दिया, तो आपका नहीं सिलेक्शन होगा, राइट? तो दैट्स नंबर 1। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के बाद अपना रिज्यूमे इम्प्रूव करें, चेंज करें, कस्टमाइज़ करें, और उसके बाद आप जाएँ। दैट्स नंबर 1। दूसरी गलती मुझे ऐसा लगता है कि लोग किए करते हैं, उनको लगता है मैं रिज्यूमे में जितनी चीज़ें लिखूँगा उतना ज़्यादा मेरा चांस सेलेक्शन होने का हो जाएगा। एक लैक ऑफ द बेटर वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने रिज्यूमे में आजकल फेंकते बहुत हैं, राइट? उन्हें अगर एक बार भी एक चीज़ पढ़ी, उसको वो अपने रिज्यूमे में डाल देते हैं, उससे लगता है कि मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। बट इसका होता उल्टा है। आप जितनी सारी चीज़ें रिज्यूमे में डालोगे, इंटरव्यूअर के लिए आपने फील्ड उतना ज़्यादा बड़ा रख दिया है, करेक्ट, रेंज आपने बढ़ा दिया है। अब आपने वो टॉपिक्स डाले जिसके बारे में शायद आपने एक लाइन पढ़ा था, और इंटरव्यू ने अगर उसी से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, देन यू आर गॉन।
सो आइडियली आपको रिज्यूमे में काफ़ी रियलिस्टिक चीज़ें रखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिसमें आप सुपर कॉन्फिडेंट हैं, और आप ये समझ लें कि रिज्यूमे जो आप दोगे उसी के बेसिस पे आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस आएंगे। और ये आपके पास मौका दिया गया है कि आप ऑनेस्टली वहाँ पे डालो, और ऐसा नहीं कि आप 50 चीज़ें डालोगे देन इट मेक सेंस। अगर आप वो चीज़ें डालो जो उस कंपनी के लिए रेलिवेंट है और आपको आती है, दैट्स मोर देन एनफ। सो दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, लोग मिस्टेक करते हैं, दे ट्राई टू पुट एक्स्ट्रा ओवर थिंग्स विच इज़ नॉट नीडेड एट ऑल, दैट्स नंबर 2। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है, एंड आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए जो कुछ स्किल सेट आपको चाहिए उस पर आप शायद अपने काम नहीं किया होगा। इसलिए नहीं किया होगा बिकॉज आपको आएगा नहीं, ये बात नहीं, बिकॉज आप हर जब कंपनी में काम करते हो तो कंपनी आपको एक लिमिट दे देती है कि आप इसी चीज़ में काम कर रहे होंगे, और आप मान लो XYZ कंपनी में अप्लाई करो और उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स है जो आपके पास था ही नहीं वर्क एक्सपीरियंस में। तो मैं नॉर्मली उस वाले केस में ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है, राइट, और आपको लगता है कि वो अगर मैं मेंशन नहीं करूँगा तो मेरा नहीं होगा, आप मेंशन करिए। और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमेटिक होने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो डालिए और उस पर अच्छे से तैयारी करके जाइए। अगर आप वो डाल रहे हो तो इसलिए नहीं डालो बिकॉज वो पूछेगा, तब आप थोड़ा सा टाइम लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ कि मान लो आप इस कंपनी में काम कर रहे थे जिसमें आप काम कर रहे थे REST API से पूरे टाइम, ठीक है, आपने अप्लाई किया गूगल, और गूगल की टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि आप रेस्ट पे नहीं, वो gRPC पे काम करती है, कि जो बंदा gRPC पे काम करेगा उसको हम हायर करेंगे। आपको ये पता है, तो अब आपको पता है कि मैं gRPC, मुझे प्रोजेक्ट दिखाना है, ठीक है ना, तो मैं इसको कहता हूँ फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। तो आप रिज्यूमे में एक प्रोजेक्ट तो डालोगे कि मैंने gRPC पे काम किया हुआ है, राइट, और उस पर आप इतनी मेहनत कर लो कि कोई बंदा आपको देख के बोल ना पाए कि इसने प्रोजेक्ट नहीं किया है इस पर, राइट। आप इनफ मेहनत करो, सारे कॉन्सेप्ट सीखो, कोड करो घर पे, थोड़ा टाइम लो 10 दिन का, गो ऑल इन, ताकि आप जब जाओगे वहाँ पे तो आपसे वो जब क्वेश्चन पूछे तो उसको बिल्कुल शक ना हो कि आपने gRPC पे काम नहीं किया। एंड इफ यू डू दिस, आई थिंक दैट यू विल स्टिल बी एबल टू इंक्रीज योर चांसेस। तो ये सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने चांसेस बढ़ा पाओ, नंबर ऑफ कंपनीज दैट यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर। मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं मैंने तो काम ही नहीं किया है, मैं तो अप्लाई नहीं करूँगा, एंड यू जस्ट गिव अप। और जब आप गिव अप कर देते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटीज कम होने लगती है, एंड दीज आर द स्मॉल फ्यू थिंग्स दैट यू अप्लाई ऑन, देन योर चांसेस मच इंक्रीजेस टू। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी है ना, जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे थे, मैं पोस्ट वर्किंग में चले गया था कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ एक कंपनी में। मैं ये सोच रहा था कि पहले के ज़माने में जब हमारे पापा जब काम करते थे, वो ज़्यादातर 15-20 साल तक है ना एक ही कंपनी में टिके रहते थे, तो रिटायर हो जाते। करंटली व्हाट द मूड ऑफ पीपल इज़, हम स्विच ज़्यादा करते हैं। स्विच करने से ऑफकोर्स तभी के ज़माने में कुछ और बेनिफिट्स थे, अब बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है स्विच करने के। व्हाट इज़ दैट माइंडसेट दैट यू आर गेजिंग करंटली? आई थिंक मैं खुद इस माइंडसेट और इस स्विच साइकिल से होके निकला हुआ हूँ। मुझे अभी भी याद है कि ऑरेकल में जब मैं काम कर रहा था, मेरा जस्ट प्रमोशन हुआ था। एवरीवन इन माय टीम वाज टॉकिंग हाई अबाउट मी, आई वाज गेटिंग गुड इनफ हाइक, और सडनली मेरा जो मित्र था वो वहाँ से जॉब स्विच करके स्नैपडील में चला गया विद 30% हाइक। एंड देन इट स्टार्टेड हर्टिंग मी कि बॉस क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, क्या मैं खुद स्विच नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं वो 30% हाइक नहीं कर सकता हूँ जिस पे वो गया है। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब्स, 2-2.5 महीने मेहनत करी, आई मूव टू पेपैल विद 50% हाइक, एंड देन आई हैव डन बेटर। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि आज की डेट में जॉब स्विच करना एक पर्सनल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इस बात का एक जेनजी टर्म है फोमो, राइट। वी स्टार्ट फीलिंग फोमो, वी हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर मेरा दोस्त कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं उतने पैसे क्यों नहीं कमा रहा हूँ, मेरा दोस्त मैंगलोर मूव कर गया और मैं अभी भी भोपाल में बैठा हूँ, मैं भी क्यों नहीं बैंगलोर जा रहा हूँ, मैं भी क्यों नहीं मुंबई जा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं पुणे जा रहा हूँ, राइट। तो मुझे लगता है उस फीलिंग से हम लोग काफ़ी जुड़ चुके हैं, एंड ये जो स्विच वाली चीज़ें हैं उसको आई थिंक ये काफ़ी फ्यूल कर रहा है। दूसरा फैक्ट ये भी कि एज अ सिस्टम हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। आज से 10 साल पहले, जब 7 साल पहले की बात करूँ, तो इंटरव्यू में कोई अगर ऐसा आ जाता था जिसने शायद 1.5 साल के बाद अगर जॉब स्विच करी है, तो हमें लगता था इसको हायर नहीं करना है बिकॉज ये बंदा टिकता नहीं है, इसको हायर नहीं करना चाहिए, दैट वाज अ बिग नेगेटिव। आज के दिन में आई थिंक नोबडी केयर्स अबाउट इट कि हु इज स्विचिंग, हाउ इज स्विचिंग, इट्स पर्सन इज गुड इनफ, यू टेक इट ऑफ। आई थिंक इसका एक पोर्शन तो ये है कि हम स्विच करना चाहते हैं, एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि आज की डेट में सिर्फ पब्लिक सेक्टर जॉब नहीं दे रहा है, पब्लिक सेक्टर ब्रिंग्स अ नुआंस ऑफ स्टेबिलिटी,
brings a nuance of it's a settlement kind of a job. जैसे आप एग्जांपल ले रहे थे, जैसे मेरे पिताजी भी, उन्होंने एक जॉब करी और पूरी लाइफ उसी जॉब में थे एंड ही वाज खुश. साल का जो भी 2% 3% DA VA बढ़ता था, ही वाज वेरी हैप्पी विद इट, बिकॉज वो एक सुकून लेके आता था कि कुछ भी हो जाए. मेरे पिताजी हमेशा ये कहते थे कि सरकारी नौकरी है, अगर कल को मुझे कुछ भी हो जाता है तो सरकार मुझे आराम से लिटा बिटा के खिलाएगी और मेरे घर वालों का इंश्योरेंस देगी. भाई वो एक अलग था. आज के डेट में भले ही मैं करोड़ कमाऊं, पर अगर मुझे कुछ हो गया कल को नो वन विल बी केयरिंग अबाउट मी, राइट. तो एक फियर है हमारे, बिकॉज अब इतने सारे लोग पब्लिक गवर्नमेंट में जा नहीं सकते तो उनको प्राइवेट में लेना पड़ेगा. स्टार्टअप्स आ गई तो प्राइवेट एंड स्टार्टअप्स आर गिविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब सपोर्ट टू द इकोसिस्टम, राइट. बट दिस प्राइवेट डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अश्योरेंस. तो हर एक इंसान जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसके मन में ये कहीं पे डर होता है कि बॉस मैं जितना भी कमा रहा हूँ, कल को अगर मैं नहीं फिट रहा तो मेरे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो मैं जितना ज़्यादा कमाऊँ मैं उतना ज़्यादा कमाऊँ. तो एक तो ये है जिसकी वजह से लोग ग्रोथ के एक मैसिव स्पाइरल में मूव कर रहे हैं. और तीसरा इसका बड़ा फैक्टर अनसर्टेनिटी भी है. आप देखो ले ऑफ कल्चर जो चल रहा है, राइट. लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं. एक नई टेक्नोलॉजी आया गया, 10,000 लोगों को अब निकाल ले, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो पहले कभी भी नहीं करती थी वो अब कर रही है, राइट. तो अगर उस एंगल से आप देखो तो फिर ये बड़ा जस्टिफाइड लगता है. कंपनी इज़ नॉट थिंकिंग ट्वाइस बिफोर लेइंग वन, राइट. लोग 10-10 साल से आपकी कंपनी में काम करें और सडनली आप सुबह 6 बजे एक मेल डालते हो कि दिस इज़ डन और आपका अभी एक्सेस भी 2 मिनट के अंदर छीन लिया गया है. देन व्हाई नॉट द पीपल शुड ऑल्सो टेक द डिसीजन ऑन देयर ओन हैंड. जब कंपनी को जब मन आ रहा है वो बच्चों अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं, then the employee should also have that option, कि I also look around कि मेरे को कौन सी कंपनी ज़्यादा पैसा दे रही है, because the time limited है, आगे का कोई assurance नहीं है. I think that are the all factors which adds up, and that's why this whole switch. If you ask anyone at the core, anyone is happy with it, they will say no, we don't want. We also want stability, right? But is there a solution to stop it? I don't see it, right? So I think multiple factors is making it much more intensified. जो पहले तो शायद 3 साल के बाद स्विच करते थे, अब मैं देख रहा हूँ लोग 6 महीने में स्विच कर रहे हैं. और लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया. नो वन इज पुटिंग अ रेड फ्लैग. अगर मेरे पास कोई बंदा आता है और कहता है मैं 6 महीने वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं एक बार बस पूछ लेता हूँ क्यों किया. और सबके पास एक ही रेडी रीजन रहता है कि कंपनी में एट्रिशन हो रहा था, कंपनी में परफॉर्मेंस सही नहीं था और मुझे इस वजह से मैंने स्विच कर लिया इससे पहले कि कंपनी मुझे निकालती. आप उसमें मना भी नहीं कर सकते हो. फिर ही इज़ अ वेरी जस्टिफाइड रीज़न, राइट. सो दैट्स हाउ एज अ कंट्री वी हैव, नॉट अ कंपनी, एज अ ग्लोबल स्पेस, आई थिंक वी हैव एक्सेप्टेड दिस. एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और ये मैं खुद जब मैं उस लेवल पे काम कर रहा था, एक जूनियर लेवल पे काम कर रहे थे जब भी स्टार्ट के टाइम पे, वी आर डूइंग लॉट ऑफ ओवर टाइम एक्टिविटी, आज भी करते हैं. बट ये जो ओवर टाइम करने का जो इंडियन कल्चर है, जो माइंडसेट है, ये क्या माइंडसेट है? ये इतना नॉर्मलाइज क्यों होता है हमारे इंडिया में? बिल्कुल सही बोला. मैं हमेशा ही बोलता हूँ इन द लैक ऑफ द बेटर वर्ड्स, हमें घिसने की आदत है. बिकॉज जितने कॉम्पिटिशन से हम निकल के आते हैं ना, हमारे बचपन से हमारे दिमाग में डाल दिया कि जब तक एक्स्ट्रा आवर्स नहीं डालोगे तब तक होगा नहीं. हमने अपने ऊपर ही वो अनड्यू प्रेशर डाला हुआ है जो एक के बाद एक अपने आप आता जा रहा है. जब मैं लिंक्डइन में काम करता था, फिर वॉलमार्ट में काम करता था, आई वॉज स्विचिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएस में काफ़ी ट्रैवल कर. मेरी टीम यूएस में थी, यहाँ पे थी. नॉर्मली जब भी मैं यूएस में जाता था और जो मेरे यूएस के काउंटर पार्ट्स थे, जो अमेरिकन थे या फिर रशियंस थे, वो आराम से बिल्कुल टाइम पे आते थे 9 बजे. वो दोपहर में खाना भी अपने डेस्क पे ही खाते थे ताकि कोई समय बर्बादी ना हो. और शाम को जब 5 बजता था तो एग्जैक्टली 5 बजे वो निकल जाते थे, राइट. 9 बजे है, 5 बजे निकल गए. और उसके बाद दे विल नॉट लुक एट द फोन इटसेल्फ. और फिर मैंने वहाँ पे देखा हमारे इंडियंस को भी कि उनका क्या पैटर्न चल रहा है. वो 9 बजे के बदले शायद 11 बजे आए, ठीक है. अगर वो लंच करने जाए तो साथ में 4 लोग साथ में जाएंगे और लंच करके के बाद पूरी ऑफिस के चक्कर काट के आएंगे, तो वो लंच 1-1.5 घंटे चलेगा और फिर वो रात के 10 बजे तक ऑफिस में काम करेंगे. तो एज अ इंडियंस मुझे ऐसा लगता है कि वी आर यूज टू ऑफ हाउ डू आई पुट इट अप, वी आर यूज टू ऑफ कनोटिंग कि अगर मैं ज़्यादा देर तक रात में काम करूँगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, ज़्यादा आउटकम हूँ. विदाउट टेकिंग नेम्स, एक मेरे मैनेजर थे अर्ली ईयर्स ऑफ माई लाइफ. अगर रात में कोई 3 बजे उनको ईमेल कर देता था तो अगले दिन स्क्रम मीटिंग में सबके सामने उसको शाबाशी देते थे कि कल
कल फलाने ने 3 बजे रात में मुझे मेल किया, मतलब कि 3 बजे रात तक काम कर रहा था। तो एज ए इंडियंस वी हैव एज अ कल्चर वी हैव सेलिब्रेटेड, और ये हमारे साथ, तो एज ए इंडियंस एंड चाइनीज नॉर्मली आप देखोगे, जापानीज ऑल्सो राइट, एज एशियंस टिपिकली वी हैव स्टार्टेड दिस सेलिब्रेटिंग दिस कि अगर ज़्यादा काम करोगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा, और वो हमारे सिस्टम में ही बैठ चुका है। तो अब सिचुएशन ऐसा आ चुका है कि अगर आप नहीं करोगे ना, बिकॉज आप टैलेंटेड भी हो और आप लेट तक काम भी करो, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आप इनी वे ऑफ बीट हो जाएगा। तो एक पैटर्न ही आ चुका है जिससे बाहर निकलना, एवरीबडी, आप किसी से भी पूछोगे ना, सब चाहेंगे ये बोलना कि येस वी शुड कम आउट ऑफ इट, आपका एक फिक्स्ड आवर ऑफ वर्किंग हो। पर जब आपके पास टाइम कम है, कॉम्पिटिशन इनसेन है, आप स्टार्टअप्स की बातों से, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद बात कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप चलाता हूँ, मेरे पास टाइम फिक्स्ड है, मेरे पास लोग कम है, ठीक है ना, और मेरे पास ह्यूज कंपटीशन है मार्केट में, और मुझे पता है कि अगर हमने नहीं किया तो शायद हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम उस एंगल से कभी सोच ही नहीं पाते कि 9 to 5 क्या होता है, राइट? आई हैव टू हसल, माई टीम हैज़ टू हसल, एंड वी हैव टू डू इट, राइट? And that's one of the challenges and one of the compromises that we have to do typically. But I think this is an output of all the way how we as an Indian has been working over the period of time, कि ये एक accepted हो गया है कि इससे कम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर रहा होगा, और कोई अगर करेगा तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा, राइट? अगर एज अ सिस्टम सबको ये डिसाइड कर ले कि वर्क आवर हैज़ टू बी डिफाइंड, नो वन विल वर्क बिफोर आफ्टर 5, नोबडी शुड वर्क आफ्टर 6, आई थिंक इट इज़ अ मच नीडेड विच एज अ सोसाइटी वी नीड, सो दैट लोग अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे, अपने बच्चे को टाइम दे पाएंगे, अपने लिए कुछ रिक्रिएशनल कर पाएंगे। पर वो तभी पॉसिबल है कि सब कर पाए। अगर आप कर रहे हो, आपका कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा है, then you'll be thrown away and you'll not be sown. That's the hard situation that we are. वर्ल्ड में कंपनियां 4 दिन वर्किंग कर रही है। फ्रांस में ये लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, and that's the one thing that I really like about the European countries. वो लोग इन सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 5 दिन से अगर 4 दिन कर देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, and they have realized कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि फिर बच्चा 4 दिन आ रहा है तो पूरा फोकस करके 4 दिन काम कर रहा है, और 3 दिन ऑफ है तो ऑफ, and he is fully refreshed when he go back. So I think these are really amazing experiments that the people are doing. But can anybody say that in India? No, nobody will. Sundays को भी काम करते हैं। So 2 विंग अलग अलग आ जाएगी और एक दूसरे को वो गाली देना चालू कर देंगे। I think that's where we are standing. एक है ना, बहुत ये मेरा पर्सनल क्यूरियोसिटी है, एंड व्हाई एम आई आस्किंग दिस इज बिकॉज इंडियन माइंड को बाहर के देश बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आप ये देखो कि बड़े रिस्पेक्टेबल एंड बड़ी कंपनीज में इंडियन माइंड्स हैं जो एक टॉप मोस्ट पोजीशन पे। व्हाई कांट वी बिल्ड दैट इकोसिस्टम और वो माइंड्स इंडिया के अंदर ही वैल्यू करे? ये क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? मल्टीपल चीज़ें हैं इसमें। मुझे स्ट्रक्चरली ये लगता है कि वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन, राइट? डेवलपिंग नेशंस के अपने चैलेंजेस होते हैं, उनके चैलेंजेस अभी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमंस है उसको फुलफ़िल करना ही है, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अच्छे होने चाहिए, हमारा लोगों को खाना मिलना चाहिए, राइट? रोटी कपड़ा मकान, राइट? दैट्स द बेसिक थिंग दैट वी वांट टू आज अगर आप देखो कोई भी बच्चा अगर इंजीनियरिंग करता है, आपने मुझसे पूछा आपने IIT क्यों करा, मैंने आंसर बोला कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, and that's you go and ask to anyone, most of the people will have the same answer, because that's what a country which is developing makes you do that. Thirdly, we are the country of the billions, जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं यहाँ पे। तो अभी जिस लेवल पे हमारी कंट्री है वो हम अभी अपने बेसिक प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करने में लगे हुए हैं, राइट? बट व्हेन आई टॉक अबाउट द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, से फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, they are the developed nations. No one in their country right now have to worry about the रोटी कपड़ा एंड मकान, बिकॉज उनको पता है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो सरकार मेरे लिए वो सारी चीज़ें, बेसिक एमिनिटीज़ ऑलरेडी कर रहा होगा। तो उनके पास, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड where we are heading towards, they have enough infrastructure already built on, where they can think beyond these roti kapra makan and think of really building those things for the globe, right? जब अमेरिका में एक कंपनी कोई बनाता है तो वो अमेरिकन के लिए नहीं बना रहा होता है, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं पूरी दुनिया के लिए बना रहा हूँ। हम जब बना रहे होते हैं तो हमको लगता है कि हम बैंगलोर के लिए बना रहे हैं, पुणे के लिए बना रहे हैं। जब वो बनाते हैं तो वो सोचते ही नहीं कि मैं कैलिफोर्निया के लिए बना रहा हूँ, वो सोचते हैं कि मैं पूरे वर्ल्ड के लिए बना रहा हूँ और मैं सबसे बड़ा मार्केट इंडिया होने वाला है। तो ये जो डिफरेंस इन द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट साइकिल है, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर वाई ये कंपनीज वो प्रोडक्ट बना रहे हैं जो पूरी दुनिया यूज़ कर रहे हैं, और उसके लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए।
इंडियंस इसलिए फिट हैं बिकॉज हम एक तो बिलियंस में हैं, तो हमें से जो टॉप फ्यू सेलेक्टेड फ्यू जाता है वो ऑब्वियसली साफ माइंड है. हम इतने स्ट्रगल से होकर निकले होते हैं कि हमारा माइंड ऑलरेडी घिसने के लिए रेडी होता है. तो जब वो वहाँ से जाता है, जब अमेरिकन या रशियन शाम 5 बजे के बाद काम नहीं करता है, कोई इंडियन वहाँ पे 7 बजे तक अगर काम करने को रेडी हो जाता है, तो एडिशनल वो एक्स्ट्रा आवर्स डाल रहा है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है, एंड ऑब्वियसली फिर उसके लिए फिर चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं वहाँ पे सक्सेस होने के. तो दैट्स द रीज़न मोस्टली आई फील, बट आई थिंक वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. आई थिंक जो स्टार्टअप बूम अभी चल रहा है, यहाँ पे अगर गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, अगर यहाँ पे अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाएँ, तो मुझे को लगता है कि वो इकोसिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी इंडियंस बाहर से वापस आके यहाँ पे इंडस्ट्री खोलेंगे, यहाँ पे कंपनीज बनाएंगे, और फिर अगर डीप रिसर्च, डीप टेक में हम अगर इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, आई थिंक वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन. How would you define India's current education system? ओके, सो आई अगेन विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे कुछ अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं विच मुझे लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एज सच देयर हैज़ बीन फोकस ऑन जनरलिस्ट, राइट. आप जो भी चीज़ें पढ़ाते हो एज ए जनरलिस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हो. फॉर एग्जांपल 10th तक आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो तो बच्चे को, विच आई फील इज स्टिल गुड, बिकॉज वहाँ पे एक बेसिक डेवलपमेंट स्टूडेंट्स का हो रहा था. उसको सोशल साइंस भी पढ़ना है, उसको साइंस भी पढ़ना है, उसको इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना है, एनवायरमेंटल साइंस भी पढ़ना है, तो दैट्स गुड इनफ. पर जब वहाँ से फिर आप 12th में जाते हो तो आप थोड़ा सा स्पेशलाइज करने की कोशिश करते हो, साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स या फिर मेडिकल में आप डिफाइड करने की कोशिश कर देते हो. पर वहाँ पे भी फ्यू एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, आपको जनरलाइजेशन करता है. फिर आप जब उसके बाद इंजीनियरिंग में भी आते हो, तो फिर आप इंजीनियरिंग में भी आप पूरा स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो. आप कोई भी ब्रांच आज में अगर उठा के देख लेंगे तो 30% ऑफ दैट subjects which you are learning has nothing to do with that engineering which you are doing. For example, कंप्यूटर साइंस का बच्चा CS पढ़ रहा है, जिसका पूरा फोकस कंप्यूटर साइंस पे होना चाहिए, 30% स्टिल ही हैज़ टू स्पेंड ऑन द सब्जेक्ट विच इज़ नथिंग टू डू विद द कंप्यूटर साइंस. लाइक वो इंजीनियरिंग ड्राइंग सीख रहा है, वो केमिस्ट्री के लैब्स में जा रहा है, वो फिजिक्स के लैब्स में जा रहा है, विच इज़ गुड. आप कहोगे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल, बट देन आई फील कि वो ऑलरेडी हो जाना चाहिए था अभी तक 10th एंड 12th तक. अब दिस इज द टाइम ऑफ स्पेशलाइजेशन. 4 साल तक जिस चीज़ में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें भी अगर आप फुल्ली फोकस स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे एंड यू गेट डिवेटेड ऑन द अदर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स, आई फील दैट्स विल क्रिएट द मेडियोकर इंजीनियर्स. तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, राइट, वेर वी ट्राई टू पुट एवरीथिंग ऑन द प्लेट, सब कुछ नो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. तो मुझे लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि शायद ज़रूरी था आज से 10 साल पहले, क्योंकि उस तरीके का जॉब एनवायरनमेंट था. आप चाहते थे कि एक चीज़ बंदे को मल्टीपल चीज़ें हो ताकि अलग अलग एनवायरनमेंट पे वर्कआउट कर पाए, जो कि सही था. बट एज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 2026 इन द कमिंग ईयर्स टू कम, मुझे लगता है यहाँ पे डेप्थ की काफ़ी ज़रूरत है. आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको एक्सपर्टाइज चाहिए एक टॉपिक में, तब आपको जाके शायद जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. बिकॉज जो भी सैलो चीज़ें हैं, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, वो तो शायद AI ऑलरेडी कर रहा है और वो कर देगा. तो अगर आप अपने जॉब्स चाहते हो तो आपको डेप्थ चाहिए, एंड दैट्स वेयर आई फील वी आर मिसिंग राइट नाउ, एंड वी नीड टू हैव द एफर्ट्स टू मेक दिस बेटर. Why I was asking this question is, मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन है, जो हम फाउंडेशन क्रिएट करते हैं ना, जैसे मैं जापान देखता हूँ, चाइना देखता हूँ, वहाँ पे जो फाउंडेशन क्रिएट होती है, जैसे आपकी प्ले स्कूल होती है, वहाँ पे इट इज़ नॉट एन एग्जाम बेस्ड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. आपको वो एक प्लेफुल नेचर में पढ़ाते हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. हम जो यहाँ पे पढ़ाना या फाउंडेशन बिल्ड करने को देखते हैं, वो विच इज़ मोर ऑफ अ बुकिश नॉलेज, दैट आई फील सो. At some point of time it is required. Correct. But then जो ग्राउंड रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, वो बच्चे को समझ ही नहीं आती है. तो करेक्ट, एग्जैक्टली. आप वही मैं जो इससे पहले मैं कहता रहा था, राइट. जो बच्चा पढ़ रहा है उसका पूरा इंटेंशन ही एक चीज़ है कि मेरे को कुछ ना कुछ क्रैक करना है, मेरे को कोई ना कोई एग्जाम. सो एजुकेशन इन द कंट्री राइट नाउ इज मोस्ट ऑफ द केसेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वन ऑफ द गोल्स. बचपन में ही जब आप आते हो तो आपके घर वाले आपके लिए तय कर देते हैं कि इसको डॉक्टर बनना है, इसको इंजीनियर बनना है. आप पूछना चालू कर देते हो, राइट. आपके घर में बच्चों से आप पूछना क्या बनोगे, राइट. पहले सेट हो जाता है, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, फैशन डिज़ाइनर बनोगे, और उसकी तैयारी फिर उसी दिन से वहाँ पे चालू हो जाती है. तो हमारा पूरा जो फोकस है इज़ अराउंड दैट आउटकम ऑफ क्रैकिंग सर्टेन थिंग्स.
तो वो है एक ये चैलेंज है कि हमारा फोकस सीखने से कम, डेप्थ में जाने से कम किसी चीज़ को क्रैक करने के लिए है। और दूसरा ये कि हमारा जो पूरा सिस्टम बना हुआ है वो जनरलाइज बना हुआ है। आप बताइए 30 लाख इंजीनियर्स हैं, 30 लाख इंजीनियर्स अलग अलग स्ट्रीम्स में इंजीनियरिंग करेंगे। कुछ मैकेनिकल में करेगा, कुछ सिविल में करेगा, कुछ इंजीनियरिंग फिजिक्स करेगा, कुछ कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम में केमिस्ट्री की ज़रूरत होगी, कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम में फिजिक्स की ज़रूरत होगी, कुछ इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सिर्फ मैथ्स की ज़रूरत होगी। पर बच्चे को तीनों ही करना है, राइट? And that's has been the challenge. Like, why someone who's wanting to do computer science engineering still has to solve those monkey problems from the H.C. Verma and I. Rudolph. Someone who has to do, say, for example, mechanical. Why he has to go and learn those complex reactions of the inorganic chemistry, right? But they has to, because our system has forced कि बस तुम्हें कुछ भी करना है पर तुम्हें वो 2 साल तक मेहनत करके केमिस्ट्री को रटना ही है किसी भी तरीके से। तो बच्चा उसको सीख नहीं रहा है, उसको पता है कि बस 2 साल केमिस्ट्री पढ़ना है मुझे किसी तरीके से, सिर्फ रट रहा है, सीधा जस्ट रट लेना है उसके और जाना है, और मैं आई जस्ट नेवर सी केमिस्ट्री अगेन। ऑल दिस टाइम व्हाइल आई वाज डूइंग इन 7th 8th and 9th आई वाज फीलिंग कि यार जल्दी से खत्म हो 10th, एक बोरिंग हिस्ट्री खत्म हो। Because my intention was just to cram that history wala examination, then go to the next and never worry about. But in the other case, if I am learning that subject which I wanted, typically मेरा approach ही change हो जाएगा। फिर मैं शायद उसको डेप्थ में जाने की कोशिश करूँगा, उसको सीखूंगा, उससे चीज़ें करूँगा। I think that's the difference that we'll have to bring, and that's where how our education thing will also have to evolve. मैं क्यों पूछ रहा था, क्योंकि इसमें there is more to do with our ranking system also, जो हमने क्रिएट कर चुके हैं कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एक रैंकिंग सिस्टम दिया जाता है, उसी रैंकिंग सिस्टम पे सब गेज होता है। यू जज पीपल ऑन देयर रैंकिंग, यू जज पीपल ऑन देयर मार्क्स, यू जज पीपल ऑन देयर कॉलेजेस। बट जब वो कुछ इनोवेटिव करता है, उसका माइंड क्या करने को देखता है, ये तो कोई सामने वाला देख ही नहीं रहा है। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस, इट इज़ फॉर द जनरल ऑडियंस ऑल्सो, योर पेरेंट्स, योर सराउंडिंग्स, योर फ्रेंड्स ऑल्सो। If you're going, you're having a good ranking system, you're going with a good college, good company, reputed, हाँ आपका रिस्पेक्ट को वो एफिलिएट करता है। बट देन एज सुन एज यू गो डाउन इट इज़ वैनिश्ड। सो मैं आपसे इसमें कुछ पॉइंट्स में अग्री करता हूँ और कुछ पॉइंट पे आई हैव अ सेपरेट व्यू। मुझे लगता है इन द कंट्री ऑफ बिलियंस, जहाँ पे खूब सारे लोग हैं एंड यू हैव अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़, आपको लोगों को स्टैक रैंक करना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप स्टैक रैंक नहीं करेंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू फिगर आउट कि हु गेट्स एंड हु डजंट। बिकॉज अगर आपके पास 10 जॉब रोल हैं और सामने 10,000 लोग हैं जो उस जॉब के लिए अचीव कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे राउंड रॉबिन में किसी को भी नहीं दे सकते हो। बिकॉज यू वांट कि जो सबसे ज़्यादा इसको डिजर्व करता है दैट पर्सन शुड गेट दिस जॉब। तो वो कुछ तो तरीका निकालना पड़ेगा, वॉट एवर दैट कुड बी। तो रैंकिंग सिस्टम चाहिए। वेयर आई वॉन्ट एंड आई सपोर्ट यू इज़ कि अब रैंकिंग कैसे कर रहे हो उस पर थोड़ा हमें दिमाग लगाना चाहिए कि इज़ इट बेस्ड ऑन जस्ट वन एग्जामिनेशन। बिकॉज इंजीनियरिंग की बात मैं बोलूँ तो ये बड़ा ग्लोरीफाइड है कि 1 नाइट बिफोर एग्जामिनेशन इंजीनियर्स रात में ही पढ़ते हैं, राइट, और वो पढ़ के क्रैक कर लेते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर कोई इंजीनियर एक रात पढ़ करके कैसे भी पढ़ के अगर पढ़ रहा है और उससे अगर रैंक अगर डिसाइड हो रही है, तो मुझे लग रहा है देन दैट रैंकिंग हैज़ अ बायस, राइट, इट्स नॉट राइट। तो मैं कह रहा हूँ ये जो सिस्टम ऑफ रैंक क्रिएशन का है या फिर असेसमेंट का, वो एक एग्जाम के बेसिस पे ना हो, इट शुड बी लाइक कंटिन्यूअस असेसमेंट। इसमें इनोवेशन की ज़रूरत है। जैसे हम बातें करेंगे फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ टेक में, हम चाहते हैं कि अगर मैं बच्चे को असेस करूँ कि कौन मेरे क्लास का टॉपर है, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वन फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन इटसेल्फ। हर वीक हम असेस करेंगे, हर वीक हम हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स देंगे, हर वीक हम असाइनमेंट देंगे, और हर एक एक्टिविटी की जो वो क्लास में कर रहा है उस सब का एक मार्क्स होगा, और उन सबको मैं ऐड करता जाऊँगा, एंड देन आई नो दैट हु हैज़ बीन कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग एंड हु एक्चुअली डिजर्व्स इट। सेम थिंग कुड बी रेप्लिकेटेड। आई एम जस्ट गिविंग एन हाइपोथेसिस दैट आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अब हर एक क्लास में जो बच्चा चीज़ें कर रहा है, अटेंड कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको भी आप क्रेडिट दीजिए, ना कि सिर्फ जो एग्ज़ाम में फाइनल दे रहा है उसको। अब तो अगर साल भर हर दिन को आप इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे एंड एवरी डे विल हैव सम क्रेडिट विच अकाउंट फॉर द फाइनल रैंकिंग, तो बच्चा अपने आप सिंसियर होगा, वो हर एक क्लास को इंपॉर्टेंस देगा, हर एक टॉपिक को इंपॉर्टेंस देगा। एंड देन व्हेन वी हैव अ मोर डेटा पॉइंट्स टू स्टैक रैंक, तो वो ज़्यादा इक्विटेबल होगा, ज़्यादा बेटर होगा, एंड आई थिंक देन we'll have create the better, more responsible ranking system in the country. No, I buy your point. Moving on, there is a current controversy regarding NEET examination. You don't,
you're not directly linked to that subject, Yeah. but then I wanted to understand few perspective, Yeah. because then there is coaching involved, यहाँ पे Yeah. coaching centers Yeah. involved Yeah. है, बच्चों का mindset involved है. तो ये जो controversy हुई है, what जी. is your initial thought process about it? So I feel I am directly involved because being a country, being a Indian, भारत का हूँ, और नीट हमारा काफ़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो मैं बोलूँ कि मैं इससे रिलेटेड नहीं हूँ जस्ट बिकॉज मैं डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो मन लगता है कि वो एक गलत स्टेटमेंट होगा. आई थिंक एवरी वन ऑफ अस आर बीइंग सेकन बाय दिस न्यूज़. एक बहुत ही घटिया न्यूज़ है, क्योंकि 25 लाख के आसपास मेरे ख्याल से हर साल लोग जो हैं कि ये नीट की एग्जामिनेशन लिखते हैं और साल भर 2 साल तैयारी करते हैं. इनफैक्ट कुछ लोग 3 साल 4 साल 5 साल की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ एक दिन, उस दिन के लिए पूरी मेहनत करते हैं, राइट. और आप उस बच्चे की बारे में सोचिए जो 2 साल पहले 11th में पढ़ाई करी होगी, 13 में ड्रॉप लिया होगा, और उसके बाद उसने बोला होगा 1 साल और मेहनत कर लेते हैं, राइट. और वो 4 साल से तैयारी कर रहा है, घर वालों से पैसे ले रहा है, मेहनत कर रहा है, दिन रात डॉक्टर बनने के सपने देख रहा है, और जब एग्ज़ाम देके वो आता है और उसको लगता है कि पेपर टफ था, और मान लीजिए वो 620 630 के आसपास नंबर का, इसको लगता है कि इस बार शायद मैं कट ऑफ शायद क्रॉस कर लूँगा, और घर आके वो सुनता है कि किसी और ये पेपर लीक था और कोई और बिना पढ़े लिखे उस एग्जामिनेशन को 700 या 720 लेके आ रहा है, वॉट एवर दैट हाईएस्ट मार्क्स इज. उसको क्या लगेगा यार, आई हैव बीन सो बैडली चीटेड, राइट. नो, इट्स सो स्टूपिड. क्यों मैं 4 साल मेहनत करूं? ये आप क्या पिस्टन. फिर सारे बच्चे इस बात में ढूंढने लगेंगे कि 4 साल का जो पैसा लगेगा मुझे 4 साल की तैयारी का, इससे अच्छा कोई एजेंट ढूंढ लेते हैं, उससे पैसा करा के हम करा लेंगे. दैट्स अ शॉर्टकट विद द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट विल आल्सो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ. एंड दीज स्टूडेंट्स विल स्टार्ट फीलिंग सो डाउन ट्रॉडन, राइट. उनको लगेगा कि हम कितने ज़्यादा चीटेड हैं, राइट. तो मुझे लगता है वॉट एवर दैट हैज़ हैपेंड इज वेरी स्टूपिड, इज वेरी डिजास्टर, एंड यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट टाउटेड रिस्पेक्टेड एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्री. आप इंडिया के डॉक्टर्स बना रहे हो, आप देखो इतना बड़ा रिस्क भी है. ऐसे अगर डॉक्टर्स चल जाएंगे तो फिर वो क्या पढ़ाई करेंगे, फिर वहाँ पे भी वो पैसे खिला के खुद को MBBS की डिग्री दिला देंगे क्योंकि वो पैसे वाले हैं, राइट. आई डोंट नो, राइट. आई फील दैट यू नो ये पूरा एक स्कैम सा ही मार्केट में चल रहा है, राइट. अभी एक कुछ दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, उस मूवी का नाम था व्हिसल ब्लोअर. आई डोंट नो, पर मुझे लगता है कि आप जो मूवी में दिखाते हो वो समाज का ही एक आईना होता है. और मैं उस मूवी को अगर अपनी पृष्ठभूमि बना के बोलूँ तो यार क्या चल रहा है मार्केट में, राइट. हर चीज़ की खरीद बिक्री हो रही है. लोग एक MBBS की डिग्री 1 करोड़ में, PG की डिग्री 2 करोड़ में बेच रहे हैं. तो आई थिंक वो एंड व्हेन दिस NTA वाला थिंग जो अभी बाहर आया है, आई थिंक इट्स वेरी पैथेटिक, एंड आई फील कि a strong effort should be taken around it ताकि ये फिर से रिपीट, बिकॉज ये हर साल हो रहा है. और आप किसी से भी पूछ लीजिए, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट मैं जिससे भी बातें करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का पेपर लीक होता है, और सब बड़े हंसते हंसते बोलते हैं कि यार ये क्या, इंडिया के सारे एग्जामिनेशंस लीक होते हैं, राइट. विच इज़ शेम, एंड आई थिंक दैट इज हैपनिंग बिकॉज यू नो बिट्स एंड पीसेज में ये खबर आता रहता है कि इधर लीक हो गया, उधर लीक हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया. तो आई थिंक दिस अ वेरी बैड सिचुएशन दैट वी आर इनटू राइट नाउ. एंड इसका जवाब ये नहीं कि आपसे फिर से पेपर करवा दो. एक तो फिर से पेपर आप करवा रहे हो, इट्स अ ह्यूज कॉस्ट. हु इज गोइंग टू पे दैट कॉस्ट? वी द टैक्स पेयर्स. हमारे पैसे से वो होगा, राइट. दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, अच्छा हो गया सॉरी एक बार फिर से टेस्ट करा देते हैं. आप ये सोच लो, कुछ बच्चे तैयारी करके एग्जाम देके, हो सकता है उसकी फैमिली का कुछ प्लान रहा होगा, वो बाहर चले गए होंगे, घूमने चले गए होंगे. किसी बच्चे की मान लीजिए अभी तब वो एग्जाम तक कर रहा था, अब बोला अब मैं तो जो मन वो खाऊंगा, गोलगप्पे खाऊंगा. कल को मान लो उसकी तबीयत खराब हो गई है, वो बीमार हो गया है, राइट. तो अगर वो फिर से वो वाला एग्जाम नहीं दे पाएगा तो क्या, राइट. सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग चैलेंज. और एक साइड एंगल जो उसका ये भी है, वो ये है कि मुझे लगता है कि कुछ 10-15% बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्टेड हैं, जिनका साथ एग्जाम अच्छा हुआ था, मेहनत किया था, एंड दे वुड नॉट लाइक टू राइट दिस. पर एक ज़्यादा मेजॉरिटी बच्चे हैं जो ये बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं. उन्हें अगर इनका एग्जाम नहीं भी अच्छा गया था तो अब ये शायद बोल रहे हैं अपने घर वालों कि मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया था, अब फिर से एग्जाम वाला देना होगा, पता नहीं हुआ कि नहीं होगा. तो बट समराइज करते हुए मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NTA एंड एवरीवन हु इज इन्वॉल्व्ड, आई थिंक दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट एंड मेक श्योर दैट दिस शुड नॉट हैपन. बिकॉज ये सिर्फ हमारे देश को ना, कोई बाहर के देश के लोग जब ये देखते होंगे कि इनका जो सबसे बड़ा मेडिकल एग्जामिनेशन है वो में पेपर लीक हो जाता है, कितनी बेइज्जती वाली बात है, राइट. दिस इज अ वेरी शेम, एंड आई थिंक वी ऑल शुड कॉन्डेम दिस, कि दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन. बेसिकली ये जो दौड़ है ना,
आज के ज़माने में ना मैं आपको बताऊं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोचिंग सेंटर्स बढ़ गए. सो नाउ द कोचिंग सेंटर्स हैव अ रेपुटेशन टू प्ले. तो अब क्या होता है ना, मुझे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करना है. जी. हाउ विल आई डू इट? जी. तो मुझे कुछ ना कुछ यूनिक करना ही पड़ता है. जी. एंड यूनिकनेस गोज इनटू अ स्कैम. व्हेन मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र से हो रहा है, देन देर इज दिल्ली इन्वॉल्व, देर इज कर्नाटका इन्वॉल्व. यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स, गेस्ट पेपर्स लीक हो रहे हैं यही एग्ज़ाम के. न्यूज़ में आ रहे हैं लोग. मैंने तो एक महाराष्ट्र में कहीं तो एक जगह है, वहाँ से मैंने एक कोचिंग सेंटर का बताया था कि ऐसे ऐसे कोऑप कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन सर ने बताया था तो यही क्वेश्चन आ गया है. देखो कितना अच्छी बात है ये सेंटर के लिए. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये कोचिंग सेंटर्स का भी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा होगा ये स्कैम में जी. या ये सारे पैटर्न में. मल्टीपल लोग लगे ही होंगे सर. इस लेवल पे अगर स्कैम हो रहा है तो एक बंदे ने किया नहीं होगा, किसी ने करवाया होगा, किसी ने किया होगा. और जो ये करवाया और करने का जो मेन है दैट इज़ मनी. एंड मनी का इंटेंशन क्यों है? क्योंकि आप पैसे तभी लगाओगे जब वो मल्टीप्लाई होगा. तो आप जो कह रहे हो वो लॉजिकली सेंस बना रहा है. एंड आई थिंक कुछ शायद कोचिंग वाले, मैं जस्ट न्यूज़ देख रहा था, आई थिंक कुछ कोचिंग के ओनर्स भी पकड़ाए हैं इसमें. दे हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट दे वर द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकिंग द पेपर्स. वेरी अनफॉर्चुनेट राइट कि लोग इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हैं ताकि वो रैंकर्स प्रोड्यूस कर पाए, और रैंकर्स प्रोड्यूस करेंगे तो अगली दफ़ा और बच्चे उनके कोचिंग में आएंगे. तो आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. आई थिंक दिस आई थिंक नो वन will say that they feel proud about this thing which is happening. Yeah. कोटा फैक्ट्री जैसी सीरीज हमने देखी थी. कितना रियलिस्टिक बताया गया है, कितना रियल वो सिनेरियो होता है. मुझे तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगा जब मैं उसको देखा. तो मैंने काफ़ी टाइम पे IITJ की कोचिंग भी पढ़ाई है, और मैंने बच्चों को हमेशा बोला है कि ना IIT का हवा बना हुआ है, और हवा इतना ज़्यादा बना हुआ है कि सभी इन्फेचुएटेड है इससे. बच्चे तो हैं ही, पेरेंट इसलिए बिकॉज वो अगर नहीं कर पाए तो चाहते हैं अगर मेरा बच्चा कर लेगा तो वो शायद काफ़ी आगे निकल के चला. टीचर्स, कोचिंग वाले इसलिए भी क्योंकि उनका एक फाइनेंशियल मोटिव भी बना हुआ है कि बच्चे ज़्यादा तैयारी करेंगे तो उनके पैसे बनेंगे. तो पूरा एक जो सिस्टम है वो चाहते ना चाहते हुए एक स्पेसिफिक टारगेट है जिसकी तरफ उसको धकेल रहा है सबको कि तुमको तो करना ही करना है. अगर तुम इंजीनियरिंग के बारे में सोच रहे हो और अगर तुम तैयारी नहीं कर रहे हो IIT के लिए, तुम तो कुछ मिस्टेक कर रहे हो. राइट, यू हैव टू डू प्रिपेयर फॉर द IIT, जो कि कुछ हद तक सही भी है. बिकॉज जब तक आप किसी बड़े टारगेट को नहीं अचीव करने की कोशिश करोगे तो आप उसका 80% भी नहीं अचीव कर पाओगे. तो जब एक अच्छा माइलस्टोन रखते हो, then at least even if you reach half of that or 75% of that, then still you have achieved something in life. जब अपना टारगेट ही आप छोटा रखोगे तो वर्कआउट नहीं हो पाएगा. तो ये मोटिवेशन इज़ गुड इनफ. पर इसका जो फ्लिप साइड ये है कि everyone is in this rat race. मैं कईयों को ऐसा जानता हूँ जिनको पता है कि उनका नहीं होगा IIT में सिलेक्शन, जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है 10th तक, 12th में, फिर भी घर वाले इसलिए उसको भेज देते हैं क्योंकि फलाने का बेटा ऑलरेडी कोटा गया था तो मैं भी भेज. तो मैं अपने अगर रिलेशंस में देखूं तो मैंने कई ऐसे रिश्तेदारों को देखा है जिन्होंने सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को कोटा भेजा. उनको भी पता था कि नहीं होगा, बच्चे को भी पता था कि नहीं होगा, आप अननेसेसरली उनको भेज रहे हो. जैसे कोटा फैक्ट्री में ही जो 4-5 बच्चे थे उसमें से कई बच्चों को ऑलरेडी पता था कि मुझे नहीं होना है. करेक्ट. और वो बस समय काट रहे हैं वहाँ पे, साइबर कैफे में गेम खेल रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर वो स्टिल कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया कर रही है. कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम बोलेंगे कि तैयारी कर रहे हैं. तो वो जो रैट रेस चल रहा है आज के डेट में, जहाँ पे हम अभी मैं कुछ दिन पहले रात के पॉडकास्ट में गया था जहाँ पे मैंने बोला था कि हम अपने बच्चों को, इनफैक्ट मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, हम उसको क्रैक करने की मेंटालिटी में फोर्स करते रहते हैं. हम बचपन से 10th क्रैक करना है, 12th क्रैक करना है, JEE क्रैक करना है. देखो JEE की प्रिपरेशन में कोई बुराई नहीं है एंड आई डोंट फील देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट. अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपको कई सारी चीज़ें वो सिखाता है. आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको दिखाता है कि कंपटीशन कैसे से निकलना है, आपको हर दिन मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, विच इज़ गुड, विच विल हेल्प यू फॉर द एंटायर लाइफ इटसेल्फ. एंड आप कर लेते हो तो एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हो. पर अगर आप पूरा फोकस बस एक एग्ज़ाम को ही दे देंगे, दिन रात आप सिर्फ एक ही एग्जाम की बात कर रहे हैं, नो वन टॉक्स अबाउट उस एग्जाम के बाद क्या होता है. आज आप घर में बैठो, अगेन मैं खुद से ही रिलेट करूंगा एंड बाकी लोग अगर रिलेट करें तो वो कमेंट करके बताएं. आप मान लीजिए छुट्टी मनाने समर वेकेशन में घर गए हो, रात का समय, फूफा जी हैं, मामी हैं, फुआ जी हैं, सब बैठे हुए हैं और वो सिर्फ आपसे पूछते हैं कि बेटा किस चीज़ की तैयारी चल रही है,
क्वेश्चन ऐसे ही आता है, कोई आपसे पूछता नहीं है कि पढ़ाई में क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हो। एवरीवन जस्ट स्टार्ट, तैयारी किस चीज़ की हो रही है, राइट? बिकॉज हमारा कुछ भी करना इज टारगेटेड कि या तो तुम अभी आईटी की तैयारी कर रहे होगे, या तो सीए की तैयारी कर रहे होगे, या तो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रेटेड एजुकेशन होता है उसकी उससे रिलेट करता है। उसी की तैयारी के बारे में सब पूछते हैं। कोई ये पूछता ही नहीं कि 10th में क्या पढ़ रहे हो, क्या सीख रहे हो 10th में, राइट? तो अगर मैं बात सिर्फ अगर जेई की करूँ या फिर नीट की करूँ, अभी नीट का काफ़ी नाम है, तो बच्चे को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि ये कर लो फिर लाइफ सॉर्टेड है। कोई ये बोलता ही नहीं कि बॉस इस एग्जाम को क्रैक करने या फिर ना क्रैक करने के बाद का 4 साल क्या है। 2 साल अगर आप कोटा में कोचिंग कर रहे हो तो दिन रात आपको कोचिंग वाले सिर्फ उस एक दिन एग्जाम के बारे में बता रहे होते हैं। एग्जाम कर लो, एग्जाम कर लो, एग्जाम कर लो। बच्चे के दिमाग में बिल्कुल घुस जाता है कि सिर्फ यही एक एग्जाम है, और वो अगर एग्जाम क्रैक कर लेता है तो उसके बाद भी उसको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, बिकॉज 4 साल किसी ने बताया नहीं क्या। उसको तो लगता है कि अब 4 साल के बाद अब चिल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, जब मैंने आईटी क्लियर कर लिया तो सबने ये बोला था कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं भी चिल था कि कुछ करने की जरूरत नहीं। कॉलेज में आया, कॉलेज में सीनियर ने भी बोला कि बहुत सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली उस समय सिचुएशन ऐसा था कि वो कहते थे कि तुम रूम में बैठे रहोगे तो कंपनी पकड़ के लेके जाएगी तुमको जॉब के लिए। दैट्स हाउ द सिचुएशन इन माई कॉलेज एंड दैट्स व्हाट्स ट्रू इन फैक्ट। लोग ये बोलते थे कि एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, और सही में पास हो जा रहा था एग्जाम से एक दिन पहले पास हो गए। तो उसको हमने ग्लोरीफाई किया। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती है ना, तो उस समय काम कर जाता था 10 साल पहले। पर आज की डेट में मुझे लगता है कि अभी भी अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे होगे तो आज का जो स्टैट्स ये है कि 85% ऑफ इंजीनियर्स हैव नॉट गॉट जॉब दिस ईयर। आई थिंक आप 85% में ही आ जाइएगा, बिकॉज आज में हाईली कॉम्पिटिटिव है। आप एवरेज इंजीनियर बन के निकलेंगे, बिकॉज अगर आप रात के एग्जाम की एक रात पहले पढ़ेंगे तो आई डोंट नो कितने भी आप स्मार्ट हो, आप बनोगे तो एवरेज इंजीनियर ही। मैं भले ही आईटी से निकला था, पर मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई ग्लानि नहीं है कि जब मैं निकला था तो मैं बहुत ही एवरेज इंजीनियर ही था, मुझे कुछ नहीं आता था। जब मैं आईटी से 4 साल के बाद जो मैंने सीखा है उसके बाद सीखा, बिकॉज देन आई सॉ दैट हाउ कॉम्पिटिटिव दिस मार्केट इज। एक बार फिर से मुझे जो मैंने कोटा के टाइम में लोग प्रिपेयर करते हैं 2 साल की जो तैयारी थी, मेरी तैयारी 4 साल के बाद फिर चालू हुई जब मुझे कंपनी स्विच करने थे, बिकॉज इफ आई हैव नॉट डन इट देन आई हैव नॉट डन इट। पर आज की डेट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आपको फिर वो मौका नहीं मिलेगा। तो 4 साल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोटा, कमिंग बैक टू योर स्टेट पॉइंट, कोटा फैक्ट्री में जो दिखाया है काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, और मुझे लगता है लोगों को इससे थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए। और क्या है कि जो सेलेक्ट हो गया तो फिर भी ठीक है, सेलेक्ट हो गया। बाकी लोग एंड 99.9% बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, वो अपने दिल से लगा के बैठ जाते हैं इस फेलियर को कि बॉस मेरा तो कुछ नहीं हुआ। ट्रस्ट मी, जब मैंने ये पॉडकास्ट करा था कुछ दिन पहले, काफ़ी लोगों ने रिलेट किया, एंड आई हैव अ पूल ऑफ कमेंट्स जिसमें लोग 10-10 साल पहले शायद कोटा में तैयारी किए थे, और वो मुझे लिख के ये भेज रहे हैं कि मुझे अभी तक दिल में ये लगा हुआ है कि मैं आईटी नहीं क्रैक। क्यों उस तरीके की बात सोचनी है आपको? बिकॉज सिर्फ आईटी इज नॉट, सी आईटी इज ग्रेट एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फ्रॉम, बिकॉज आई कम फ्रॉम द आईटी फ्रेटर्निटी। पर अगर आईटी नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। आप देखो सत्य नडेला, ही इज नॉट फ्रॉम आईटी, ही इज डूइंग ग्रेट। देयर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। और ट्रस्ट मी, आज की डेट में मोस्ट ऑफ द कंपनीज, आप गूगल की बात कर लो, आप टेस्ला की बात कर लो, नेटफ्लिक्स की बात कर लो, दे आर सेइंग दैट वी आर हायरिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ विच ब्रांड और विच कॉलेज, विच कैंपस यू कम फ्रॉम। तो मुझे लगता है कि वो इसलिए लोगों के दिल में अभी तक चुप रहा है, बिकॉज इतना ज़्यादा हमने ग्लोरीफाई कर दिया हुआ है, इतना ज़्यादा ऊपर कर दिया है कि अगर नहीं कर पाया नीट का एग्जाम क्लियर, अगर नहीं क्लियर कर पाया जेई का एग्जाम क्लियर, तो हम उसको अपना फेलियर समझ लेते हैं। और पूरे आने वाले सालों में भी, 5 साल के बाद भी, 10 साल के साल भी, 20 साल के बाद भी आप दिल से लगाए रहते हो कि यार मेरे से तो वो हो नहीं पाया, और ये मिस हो जाता है। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब आप ये बात कर रहे हो ना, मेरे दिमाग में एक जहन में चीज़ आई है कि जो बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, सपोजिंगली आई वेंट देयर, कोटा में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, फैमिली से दूर हूँ, दोस्त है, बट देन माई मेजॉरिटी ऑफ टाइम इज इनटू स्टडीज। मैं क्या मेंटल स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ, ये पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है, या मैं क्या चीज़ से गुजर रहा हूँ ये खुद को भी अंदाज़ा होना ज़रूरी है। ये क्या माइंडसेट से गुजरता है वो बंदा। देखो, मुझे लगता है अगर मैं बच्चे की पर्सपेक्टिव से बोलूँ, क्योंकि मैं खुद को अगर उसमें अपने में डालता हूँ, तो बच्चा पहले जाता है, मोस्ट ऑफ द लोगों की मैं बात करूँ, और बच्चे कमेंट करके बता सकते थे रिलेट और नॉट, पहले कुछ दिन तक बच्चा बड़े एक्साइटमेंट में जाता है कि मैं आईटी की तैयारी, और चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे चालू होती, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स आसान होता है, यूनिट डायमेंशन फिजिक्स हो रहा होता है, एपी जीपी शायद मैथ्स में चालू होता है, काफ़ी साल हो गए, पर शायद यही सब्जेक्ट से चालू होता है, और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री मूल कॉन्सेप्ट्स वगैरह से चाहता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तीनों कॉन्सेप्ट जहाँ से चालू, तो चीज़ें शुरुआत में आसान लग रही होती है, बच्चा एक्साइट होता है मैं आईटी की तैयारी कर रहा हूँ। फिर पहला टेस्ट होता है, और उसमें से मोस्ट ऑफ द बच्चों के नंबर बिल्कुल घटिया आते हैं, और बच्चा फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगा। अब इसमें से 2-3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। एक वो वाला बच्चा जो काफ़ी सिंसियर है, जो मेहनत करना चाहता है, वो इससे बाउंस बैक करने की कोशिश करता है और मेहनत करता है और बाउंस बैक, वो काफ़ी एक छोटे सेक्शन। दूसरा बच्चा है जो इससे
निगेटिविटी में चला जाता है, उसको लगता है यार मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है, हवा नहीं लग रहा है क्या चल रहा है। बिकॉज 10th और 11th में लेवल ही बिल्कुल अलग हो जाता है, और कोटा में या फिर कोचिंग में आते हो तो उसका लेवल और ऊपर चला जाता है, बिकॉज अब जे की तैयारी कर रहे होते हो। और मेजोरिटी ऑफ द जनता जो है वो बोलता है कि बस ये तो होना है नहीं, तो वो फिर अब मज़े के मूड में चला जाता है। फिर वो 2 साल कोटा खूब एंजॉय करता है, खूब पिताजी पैसे भेजते हैं, मम्मी पैसे भेजती है, उसे ऑनलाइन करके आजकल खाने मंगवाता है, घूमने जाता है, कोटा के आसपास स्कूटी लेके वो दौड़ता रहता है। ये मेजोरिटी ऑफ द जनता है जिनको पता है कि मेरा नहीं होना है। तो ये तो बच्चे की साइकिक हो गई। पेरेंट के हिसाब से पेरेंट को लगता है कि मैंने अगर कोटा भेज दिया और बच्चे पे इतना पैसा खर्चा कर दिया तो वो गारंटी है रिजल्ट की। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की मैं ये बात करूँ, उनको लगता है कोटा भेजना ही इस बात का एश्योरेंस है कि मेरे बेटा का आईटी में सिलेक्शन हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि काफ़ी गलत है। बिकॉज देन यू आर पुटिंग अ वेरी अनड्यू एक्सपेक्टेशन ऑन योर सेल्फ एंड अनड्यू बर्डन ऑन द किड ऑल्सो, बिकॉज नॉट एवरी वन इज बिल्ड फॉर एन IIT। अब 25 लाख लोग हैं जो इंजीनियरिंग के लिए अपेयर हो रहे हैं, राइट। आप कितने भी आसान भी क्वेश्चन पूछ दोगे ना, फिर भी इट्स अ इनसेन कॉम्पिटिशन। और टिपिकली अगर आप देखोगे तो IIT का पैटर्न ही ऐसा है। IIT एडवांस में क्वेश्चंस कहते हैं रिपीट नहीं होता, हर साल एक नई क्वेश्चन होता है। यानी अगर 2 साल आपने कितने भी क्वेश्चंस लगा लिए, कॉन्सेप्ट भले ही यूज हो जाएगा पर देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो क्वेश्चन आपने लगाया नहीं हुआ। सो इट्स रियली टफ और उसमें हाई कॉम्पिटिशन, राइट। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल दैट एवरीवन इज बिल्ड फॉर द IIT। और ऐसा मतलब नहीं कि IIT नहीं हुआ तो आपका सक्सेस नहीं हुआ, राइट। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे पेरेंट जो इस बात के लिए सिर्फ कोटा भेज देते हैं कि कोटा गया तो मेरा बच्चा IIT में सिलेक्शन हो जाएगा, वो गलत है। और अगर आप कह रहे हो तो आपको ये छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इससे आप अननेसेसरली अपने बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस डालते हो। और जब बार बार हर 10 दिन के बाद आप पूछ रहे हो तो बेटा आप कितने नंबर आए, आप कितने नंबर आए, और बच्चा कभी झूठ बोल देता है कि अच्छे नंबर आए हैं, या फिर कभी कभी बताता नहीं है कि अच्छा इस बार तो टेस्ट ही नहीं हुआ है, राइट। और वो पूरी कोशिश करता है आपको छुपाने की, पर अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है, दर्द आता रहता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पिताजी मेरे इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं फिर भी नंबर नहीं ला पा रहा हूँ। वो बिकॉज ही इज़ नॉट बिल्ड फॉर इट, राइट। वो बना नहीं हुआ है इतने नंबर्स लाने के लिए, राइट। तो इसमें काफ़ी लंबे संख्या में जो बच्चे हैं वो इसमें खुद को सफ़र कराने लगे। वो हर बार जब झूठ बोलते हैं, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना चाहता है। सर मैं ऑनेस्टली बोलूँ, नो स्टूडेंट्स वांट्स टू से लाई, बट ही डोंट वांट टू फेस दैट एंड ही जस्ट ट्राइंग टू पुश दैट इनएविटेबल। उसको पता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा, पर उसको कह रहा है कि वो 2 साल के बाद आएगा ना, वो 2 साल के बाद मैं अपने घर वालों को वो दुख दूंगा या फिर उसको फाइनली फेस करूंगा। तब तक पुश करता रहता हूँ, कोई बहाना बनाता रहता हूँ। आज पेट खराब हो गया था, इस वजह से टेस्ट नहीं दिया, राइट। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज नंबर कम है, या फिर झूठ बोल दिया कि। और ये मेजोरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी ऑफ द पीपल। और ऐसे करते करते उसको पुश करते रहते हैं। और द पेरेंट्स भी उसको लग जाता है कि बेटा बना रहा है, बिकॉज बाप अपने बच्चे को अच्छे से जानता है। और अगर नहीं जानता है तो वो उसी फॉल्स होप में रहता है कि ठीक है अगले टेस्ट में कर लेगा, अगले टेस्ट में कर लेगा, अगले टेस्ट में कर लेगा। और ऐसे करते करते कि 2 साल होता है। अब 2 साल के बाद जो फाइनल D-Day होता है, इस जर्नी में कुछ लोग जो मेंटली खूब सारे स्ट्रांग होते हैं वो कुछ तरीके से निकल जाते हैं, पर कुछ लोग मेंटली काफ़ी वीक होते हैं। आई डोंट वांट टू नेम व्हाट हैपेंड, बट यू गॉट इट, व्हाट विल हैपन एज आउट ऑफ दिस, एंड दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट आउटकम फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। और फाइनली जब D-Day होता है और उस दिन रिजल्ट नहीं आता है, तब सभी एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। आई विल टेल यू अ वेरी फनी स्टोरी विदाउट टेलिंग। मेरे एक जान पहचान के, उन्होंने अपने बच्चे को कोटा भेजा 2 साल के लिए। अब जब कोटा गया बच्चा तो उनको भी पता था, उनके बच्चे को भी पता था कि IIT में सिलेक्शन नहीं होगा, बट दे आर सेंडिंग बिकॉज एवरीवन इज सेंडिंग देयर किड्स टू द कोटा फॉर द JEE प्रिपरेशन। अब बच्चा तैयारी कर रहा है IIT की, तो बच्चा जब IIT की तैयारी कर रहा होता है ना, उसको लगता है स्कूल तो कुछ भी नहीं है, मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूँ, तो स्कूल को भी वो इग्नोर करना चालू कर देता है और इधर IIT की तैयारी कर रहा है। ऐसे करते करते 2 साल उसने बर्बाद किए। स्कूल इसलिए नहीं पढ़ रहा है, उसको लगता है स्कूल की तैयारी कौन करेगा जब मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, राइट। और अल्टीमेटली ये होता है कि उसका ना तो IIT में सिलेक्शन होता है और स्कूल में भी उसके 40-45%, 55% नंबर आते हैं, तो ना तो इधर रखा ना तो उधर करा। तो जब इस तरह की सिचुएशन में आते हो तो ना तो घर के रहते हो ना तो आप घाट के रहते हो, एंड दैट्स द प्रॉब्लम व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल आर फेसिंग। सो एज अ पेरेंट, आप 10 साल से अपने बच्चे को देख रहे हो, आपको पता है कि उसकी क्या कैलिबर है, उसकी कैलिबर के हिसाब से उसका करियर डिसाइड करिए, उसको मोटिवेट करिए। अगर उसको कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है तो उसको कंप्यूटर सिर्फ मैथ्स के लिए, कंप्यूटर के लिए फोकस करें। क्यों आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे धकेल ले हो जबरदस्ती, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट, बिकॉज आपको भी कॉन्शियसली पता है कि उसका होना है या उसका नहीं होना है। तो अल्टीमेटली आपको उस रेस में डालो और उसको उस फेलियर का जबरदस्ती आप उसको बोलो कि टेस्ट करना है दोस्त तुमको, एंड उसके ऊपर जो ये फर्क पड़ेगा वो पूरे लाइफ भर वो उसको इम्पैक्ट करता रहेगा। तो दैट्स व्हाट माई मैसेज। अगर ये मैसेज पेरेंट्स को मिलता है और ये समझते हैं, और
कोई अगर कोई पेरेंट ऐसे बोल दे कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे बेटे का आईटी में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो फिर सही पेरेंट है, बिकॉज अब 10 साल तक बच्चा आपके साथ है, आपको पता है वो कितना टैलेंटेड है और उसका किस टाइप का स्किल सेट है, एंड इज ही रेडी टू टेक दैट स्ट्रेस जस्ट बिकॉज यू हैव थ्रोन हिम इन अ कोचिंग एंड यू हैव पेड 1 लाख और 2 लाख और वट एवर दैट अमाउंट ऑफ फीस इज, दैट विल नॉट गारंटी कि बॉस वो तैयारी करके आईटी में सिलेक्शन ले लेगा। आपने ना एक चीज़ बताई थी कि जी का हवा बना हुआ है, दूसरा कि I guess there is a competitive worldwide exam also. ICP, if I'm not... ICPC that is a competitive coding का वो एक एग्जाम है, and Indians उसमें भी नहीं है। तो what is this entire fuss about? आई थिंक आप जो कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। मेरा बस इंटेंशन ये था कि आप जेई बोल के देखो, जेई में कोई गलती नहीं है, आई एम अगेन रिटेरेटिंग, आई एम नॉट अगेन जेई, इट्स नॉट दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। और आप इंडिया में अगर 25 लाख लोग हैं या फिर 15 लाख लोग हैं जो एग्जाम को क्रॉस करना चाहते हैं, तो उस एग्जाम का लेवल होना ही चाहिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि हमने इस एग्जाम को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया हुआ है, और ग्लोरीफाई करके हम कह रहे हैं कि बॉस ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन, और जब कैसा कहते हैं तो एज ए इंडियन हमारे चेहरे पे बड़ी गर्व का महसूस होता है कि क्या टफेस्ट एग्जामिनेशन हमें बना दिया है। पर इसका आउटकम क्या हो रहा है? बच्चा 2 साल के बाद पूरा एग्जॉस्टेड हो रहा है जस्ट सिर्फ एक एग्जाम के लिए, एंड देन इफ इज नॉट एबल टू क्लियर ही इज फीलिंग कि बॉस आई हैव डन नथिंग इन द लाइफ। एंड द रीजन आई गिव ICPC एज एन एग्जाम्पल वाज बिकॉज कि ये सिर्फ एग्जाम इस बात का डिटर्मिनेशन नहीं है कि आप कितना ज़्यादा ऊपर जाओगे या फिर कितना सक्सेसफुल होगे या फिर आप कितना ज़्यादा स्मार्ट हो, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन होता और इससे जो बच्चे निकल लेते वही अगर बेस्ट होते, तो दुनिया के बाकी सारे जो इसके बाद कॉम्पिटिटिव चीज़ें होती है उसमें भी वो टॉप कर रहे होते, राइट, बट दे आर नॉट हैपनिंग, राइट। सो दैट वॉज द होल कॉन्टेक्स्ट। तो अगेन रिटेरेटिंग द सेम थिंग, मुझे लगता है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद जेई और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दिस एग्जाम। इट हैज़ टू, जेई को करना ही होगा, होना ही होगा, बिकॉज तभी आप इतने बच्चों को, बिकॉज सीट्स हमारे आईडीज़ में कम हैं, तो कुछ तो आप तरीका डालोगे ना, इससे बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसमें जाएंगे, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट उसको सिर्फ ग्लोरीफाई करना कि सबको लिखना ज़रूरी है, सबको इस रेस में जाना ही जाना है, और अगर जो नहीं इस रेस में गया या फिर जो इस रेस में नहीं जीता वो फेलियर है, आई थिंक दैट्स व्हाट वी शुड स्टॉप, जो कि काफ़ी बच्चों को हेल्प करेगा साइकोलॉजिकली एंड मेंटली। अभी एक बच्चे ने मुझे कुछ दिन पहले मैसेज किया कि सर मैंने जेई नहीं लिखा क्योंकि मुझे क्लियर था कि मुझे नहीं होगा जेई में। मैंने बोला बेटा तुमने बहुत ही सही डिसीजन लिया, अगर आपको पता है कि आपका नहीं होगा और आप अभी से आप इस बात को जानते हो, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग वेयर यू फील यू कैन डू बेटर, दैट्स मच बेटर देन जस्ट ब्लाइंडली डूइंग जेई का प्रिपरेशन बिकॉज मोहल्ले का सब लड़का या सब लड़की वही तैयारी कर रहा है, तो हम भी उसी मास्टर से पढ़ेंगे एंड विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। वेरी इंटरेस्टिंग आपने जो एग्जॉस्ट वाली बात की ना, आजकल हम स्टूडेंट्स को देखते हैं रियल लाइफ स्टार्ट होने से पहले, जो चैलेंजेस स्टार्ट होने से पहले ही एग्जॉस्ट फील करने के लिए रखते हैं। 2 साल अब टाइम ही नहीं मिलता ना सर, 2 साल आप एक ही चीज़ की करते रहो, और उसके बाद अगर आपके पास नहीं मिलता है, सोचो कितना ज़्यादा आप ब्रोकन फील करोगे, राइट। तो मैं कह रहा हूँ इतने लोगों को करने की क्या ज़रूरत है? मैं बताऊँ ऑन एन एवरेज जितना मैं लोगों को समझता हूँ, जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, 90% बच्चों को पता होता है पहले से कि मेरा होगा या मेरा नहीं होगा। पेरेंट्स को भी पता होता है। तो मुझे लगता है ये समय है जब पेरेंट्स अब बच्चे अपने अंदर झांक के देखें कि बॉस मेरे लिए क्या है। और मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ IT इज़ नॉट the way. There's so many other things. IT is a great institute. I have a huge respect. I'm again repeating. People should not mean कि मैं उनको डिमीन कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए। मैं खुद IT से निकला और मुझे लगता है जो भी आज मैं हूँ उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा IT टैग का है, IT एलुमनाई का है, IT के प्रोफेसर्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो मुझे वहाँ पे मिला था। पर मैं कह रहा हूँ सिर्फ वही एक रास्ता आज के डेट में नहीं है। देयर सो मेनी अदर ऑप्शंस। तो आप सबको एक ही चीज़ में क्यों धकेलने की कोशिश कर रहे हो? मैं ना थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव है ना, सीरियस इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैसे मन में आया कि IIT की करनी है? ऐसा कुछ मेरा मन में आया नहीं था। आई कम फ्रॉम अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली। बिहार के एक छोटे से गांव से हूँ और ये था कि कुछ ऐसा करना है जिससे पैसे कमाने हैं, राइट। ऑल दिस टाइम व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप द होल इंटेंशन वाज कि पैसे कमाने हैं ताकि मैं खुद के लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। एंड इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी अर्ली एज कि पैसे अगर नहीं कमाऊंगा तो शायद मेरी फैमिली ने जो सपने देखे हैं या फिर जो मैंने सपने देखे हैं अपने परिवार वालों के लिए, दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड। और इस दौरान इनफैक्ट 10th तक तो मुझे पता भी नहीं था कि IT क्या होता है। व्हेन आई वाज इन 11th देन समबडी टोल्ड मी कि इंजीनियरिंग में जो सबसे अच्छा होता है वो होता है IT, तो IT की तैयारी करेंगे। तो उस समय 2006 में जब इंजीनियरिंग के लिए मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो आई वाज टोल्ड कि अगर IT कर लेते हो तो जॉब पक्का है, बस IT करना है, लाइफ इज सेट। आई थिंक दैट वाज द ओनली मोटिवेशन बिकॉज ऑफ विच आई प्रिपेयर फॉर द JEE और या मोर और लेस सही था।
बट तभी आपके टाइम पे तो यूपीएससी का भी ज़्यादा अब यूपीएससी थोड़ा नेक्स्ट हो जाता है। देखो बिहारी होने के नाते उस समय दो ही चीज़ें थी कि पहले आप आईटी की तैयारी करते हो और उसके बाद अगला स्टेप जो होता है वो यूपीएससी की। मुझे अभी भी आता है जब आईटी का सिलेक्शन हो गया था और साइबर कैफ़े में रिजल्ट देख के जब हम तक घर पहुँचे थे तो घर पे काफ़ी मीडिया वाले आ चुके थे। रीज़न ये था कि मैं जिस जगह से आता हूँ उस जगह से मेरे ख्याल से पिछले 20 साल में किसी का भी आईटी में सिलेक्शन हुआ नहीं था। उस समय सीट्स भी कम थे। तो मुझे याद है कि जब अखबार वालों ने मुझे पूछा, बिकॉज एज अ सोसाइटी हम किसी को कुछ सीखने के बारे में नहीं पूछते, हम हमेशा पूछते हैं कि किस चीज़ की तैयारी करोगे नेक्स्ट। मैं आईटी क्रैक कर चुका हूँ और अखबार वालों ने मुझे जो अगला क्वेश्चन पूछा कि अब यूपीएससी की तैयारी करेंगे क्या? तो मैं अभी जस्ट एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन खत्म करके बैठा हूँ। इंस्टेड ऑफ ही आस्किंग कि आप आईटी जा रहे हैं, क्या बनना चाहोगे, क्या करोगे देश के लिए, क्या सीखोगे, कह रहे कि अच्छा कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे। और मैं मैं बोला हाँ अगली तैयारी अब यूपीएससी की होगी, एक तैयारी खत्म हो चुकी है और अगली तैयारी यूपीएससी की। तो बीइंग अ बिहारी बैक ऑफ द माइंड में था कि यूपीएससी नेक्स्ट है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता गया ऐसा मेरा इंटेंशन ये था कि पहले जॉब करके पैसे कवर कर लूँ, ठीक है ना, ताकि जितने पैसे मैं कमाना चाहता हूँ अपने लिए अपने परिवार वालों के लिए वो कर पाऊँ। और वो जब एक बार कर लूँगा तो फिर अगली कंपटीशन की तैयारी चालू होगी। तो वो करते करते बाद में आई रियलाइज़ कि ये जो सेक्टर है यूपीएससी वाला उसके लिए शायद या तो मैं फिट नहीं हूँ या फिर मुझे उस रैट रेस में नहीं जाना, फिर से उसी कंपटीशन में नहीं जाना, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें शायद ज़्यादा बेहतर कर पाऊँगा अपने लिए, समाज के लिए, परिवार वालों के। तो वो थोड़ा हट गया। बट या आप जिस मैं बात करूँ तो सोचा था मैंने भी बीइंग अ बिहारी की यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे एक बार। नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ मन में कैसे आया, बिकॉज सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एक छोटे से गांव से जी ये माइंड में नहीं रहता है कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, टू मेक अ सॉफ्टवेयर। इतनी आधुनिक चीज़ें तब नज़र नहीं आती होगी, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ टीवी इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं होता हो। सो वो माइंडसेट इन टर्म्स ऑफ हाँ आई वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डू सम गुड फॉर माय कंट्री। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मुझे आइडिया ही नहीं था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या होता है, और 2006 में इतना सॉफ्टवेयर का नाम था भी। वहाँ पे दो काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब थे, एक समझ में आता था कि इंजीनियर और एक समझ में आता था कि डॉक्टर। और फिर एक होता था कि जब आप ग्रेजुएशन वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आप यूपीएससी में जाते हैं और आईएएस की तैयारी करते हैं। इतना ही समझ में आता था। तो मुझे बनना था इंजीनियर, मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, एक जब मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे के आया उस समय तक मैंने आज तक कभी कंप्यूटर पे हाथ उंगली भी नहीं चलाई हुई थी। आईआईटी का एग्ज़ाम दे के आया और उसमें साइबर कैफ़े हुआ करता था। साइबर कैफ़े में मुझे अभी भी याद है कुछ 5 रुपया लेते थे आधे घंटे सर्फिंग का। एग्ज़ाम दिया और उसके बाद मुझे अपने आंसर्स की मैच करने होते थे कि मेरा कितना सही हुआ है। और मैं साइबर कैफ़े में गया हूँ और मैं उनके कंप्यूटर पे बैठा था और पहली दफ़ा आज के बच्चे रिलेट भी नहीं कर पाएंगे, जब आप पहली दफ़ा माउस को पकड़ते हो और उसके साथ जो कर्जर है उसको जो कंट्रोल करना होता है, वो शायद अभी के लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे, बट दैट वाज वेरी टफ। यानी कि मैं 15 मिनट तक उस कर्जर को ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर तब होता था उसके क्रॉस बटन पे मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ और हिल जा रहा है। और ऐसा बैठे बैठे वो साइबर कैफ़े वाला भैया पीछे बैठा हुआ था और वो देखा और वो आके मुझे बोला कि यार तुम मेरा कंप्यूटर ख़राब कर दोगे, तुम बार बार इधर उधर किए जा रहे हो। एंड आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड कि मैं एक लैपटॉप कंप्यूटर का एक माउस भी नहीं हिला पा रहा हूँ। और अगल बगल में 2-4 मेरी ही उम्र के लोग थे जो जब वो मुझसे चिल्ला रहा तो बाकी लोग हंस रहे थे। आई फेल्ट वेरी ह्यूमिलिएटेड। मैंने उनको पैसा उसी वक्त दिया और मैं वापस आ गया रोते रोते कि भाई मेरे को तो ये भी चलाने नहीं आता है। तो दैट वाज द स्टेट कि आई वाज नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। तो मेरे को बस इंजीनियर बनना था। इंजीनियर इसलिए बनना था बिकॉज मैं ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता था। इतनी बुद्धि आ गई थी मुझे कि ग्रेजुएशन करके ज़्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। ऐसा नहीं है कि नहीं कमाया जा सकता है, पर मुझे मेरी जो लिमिटेड नॉलेज थी ये थी कि अगर मैं इंजीनियर बन जाऊँगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, डॉक्टर बन जाऊँगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। डॉक्टर का लंबा जर्नी होता है, ये समझ में आ गया था। इंजीनियर 4 साल में बन जाऊँगा, तो इंजीनियर अच्छा बनना है ताकि आई स्टार्ट अर्निंग अर्ली। क्योंकि यूपीएससी में हमेशा मेरे जो कुछ रिश्तेदार थे या फिर दूर के थे वो ये बोलते थे कि जर्नी बड़ी लंबी होती है। लोग पंचवर्षीय योजना के तहत पटना में चले जाते हैं यूपीएससी तैयारी करने के लिए। तो मैं बोला कितनी लंबे तक तैयारी करता रहूँगा तो पैसे कब कमाऊंगा। तो इंटेंशन था कि पहले इंजीनियरिंग कर लेते हैं और एक बार जब ये हो जाएगा तब देखेंगे लाइफ में अगली चीज़ क्या क्रैक करनी है। तो तभी ऐसा था कि यू आर नेचुरली टॉपर या तब जब प्रिपरेशन कर रहे थे? तो डिप्लोमेटिकल आंसर अगर मैं दूँ तो मैं नॉर्मली बोलूँगा नहीं, मैं मेहनत करता था, मेहनत कर करके मैं टॉप कर गया। मैं था पढ़ने में तेज, ठीक है। आई वाज ब्रिलियंट सिंस
I was good and I think a lot of that has to be maybe I was lucky enough. और मुझे लगता है ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप टॉपर्स को देखोगे ना वो शुरू से ही टॉपर रहते हैं. देयर इज अ एफर्ट विच अ हार्ड वर्क ब्रिंग्स बट दैट हैज़ अ लिमिटेशन. मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिकली नहीं बोलना चाहता, नहीं तो मैं बोलूँगा कि नहीं तुम मेहनत करते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा. देयर इज अ डिफरेंस विच अ हार्ड वर्क ब्रिंग्स बट देयर इज अ लिमिटेशन टू इट, राइट. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दैट यू विल गेट इट बाई बर्थ. फॉर एग्जाम्पल ऐसा स्पोर्ट्स में भी होता है, राइट. पीपल आर बॉर्न फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ कि वो एक एक्स्ट्रा एज होता है, एक एक्स्ट्रा टाइम होता है आपके पास. तो फॉर्चुनेटली आई वाज गुड एट स्टडीज फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ, बट सिर्फ गुड इन द स्टडीज माइट नॉट वुड हैव वर्क इफ my situation was not like that, because every day when I was going to the school, every day when I'm at home, my mom, my dad जब उनको मैं देखता था, struggles देखता था, तो मुझे वो बार बार इस बात का एहसास मिलता था कि मुझे पुश करते रहना है अपने आप को, क्योंकि मैं ही शायद वो जरिया हूँ कि अगर मैं अच्छा कर गया तो मेरे साथ मेरे घर वाले भी अच्छा करेंगे. और ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ ख़राब थी, बिकॉज आप जिस चीज़ में रहते हो आपको खुशी लगता है. मुझे लगता है आई हैड द बेस्ट चाइल्डहुड. माई पेरेंट्स मेड श्योर दैट एवरीथिंग विच इज़ पॉसिबल, मेरी स्कूलिंग पे, मेरे पढ़ाई पे, मेरे क्या मैं पहन रहा हूँ कपड़े, दे ट्राई टू डू द बेस्ट. बट एट द सेम टाइम आई फेल्ट दैट मैं थोड़ा सा मैच्योर पहले से हो गया था. मुझे समझ में आने लगा था कि मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू वेल, एंड दैट्स हाउ आई वाज गुड इन आई टॉप्ड इन 10th, आई टॉप्ड इन 12th, एंड देन फाइनली आई मेड इन टू, जब मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग में सबसे बेस्ट IIT है, तो आई गॉट इन टू द IIT. आई वॉज लकी इनफ. काफ़ी मुझे लगता है इसमें मेरे घर वालों का, माँ बाप का ब्लेसिंग्स और शायद भगवान की कृपा थी कि आई वॉज एबल टू डू दैट. पापा को कैसा लगा था जब? बेहतरीन लगा था. मुझे लगता है कि मेरे लाइफ का जो सबसे बेहतरीन दिन है, एक पिक्चर परफेक्ट स्नैपशॉट. क्विकली मैं आपको बताऊं, IIT JEE का रिज़ल्ट निकलने वाला था. हम लोग गांव में रहते थे और गांव से शहर करीब 2 घंटे की दूरी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता था सर, बस दिन में 3-4 बार चलती थी. 10 बजे रिज़ल्ट आ गया होगा, हमने 12 बजे का बस पकड़ा, पहुँचते 3 बजे. साइबर कैफ़े भी 3 बजे पहुँचे. तो अंदर से तो थी मेरे पिताजी के अंदर कि जल्दी से रिजल्ट दिखा. तो हमने जल्दी बोला कि भैया जल्दी से दिखाइए. तो साइबर कैफ़े वाला थोड़ा गुस्सा आ गया कि दोस्त, एक तो यहाँ पे आज तक मेरे साइबर कैफ़े में आज तक किसी का रिजल्ट निकला ही नहीं है, और तुम एक तो 10 बजे का रिजल्ट 3 बजे आया और हड़बड़ा रहे हो. पर जब वो रिजल्ट निकला तो मेरे से ज़्यादा वो साइबर कैफ़े वाला चिल्ला रहा था कि यार मेरे साइबर कैफ़े से अब एक रिजल्ट खाता खुल गया है. एंड देन माई फादर फ्रॉम दैट पॉइंट टिल द टाइम वी रीच्ड माई हाउस, रास्ते में जितने लोग उनको दिखाई दे रहे थे, जिनको वो जानते थे, उनको वो चिल्ला के कह रहे थे कि मेरा बेटा का IIT में सिलेक्शन हो गया, एकदम बिल्कुल सीना चौड़ा करके. और वो जो उनके चेहरे पे खुशी थी, आई हैव नेवर been that happy seeing him happy for my entire life. So that was one of the best days which I still, जब मुझे एक अच्छा फील करना होता है तो मैं आंखें बंद करके उस मोमेंट को रियलाइज करने की कोशिश करूँ कि I did something which really made my father so proud. And in first attempt? It was second attempt. So I was in 12th. I couldn't do in the 12th itself. तो उस समय स्क्रीनिंग एंड मेंस होता था. जैसा भी मेंस एंड एडवांस होता है, पहले एक स्क्रीनिंग का ऑप्शनल होता था और मेंस आपका फुल मार्क्स का होता था. 12वीं में आई डिड इट इन द स्क्रीनिंग, आई couldn't do it, and then I prepared for 1 year and then I did it. Moving on, so now let's come to a journey wherein from an IIT passed out to a technical journey. Your job started. But before that, I wanted to understand your IIT journey. कि आपकी IIT journey से आपने क्या एक ऐसा लेसन लिया जिससे आप एक बड़ी टेक कंपनी में सिलेक्ट हो गए? मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें जो मुझे IIT सबसे ज़्यादा मिली. एक तो मुझे काफ़ी अच्छा एक पेयर ग्रुप मिला, एंड दैट हैपन्स बिकॉज इंडिया के जो टॉप ब्रेन्स हैं वो सब के सब IIT में जाना चाहते हैं और वो सेलेक्ट होकर एक जगह आते हैं. मुझे पहली दफ़ा लगा कि अच्छा मेरे से भी स्मार्ट बंदे हैं यहाँ पे, बिकॉज अभी तक मैं कभी सेकंड आया ही नहीं लाइफ में, राइट, जब तक मैं वहाँ पे गया नहीं. एंड देन सडनली आई रियलाइज़ कि बंदे मेरे से भी तेज हैं यहाँ पे, स्मार्ट हैं. तो दैट्स द फर्स्ट बेनिफिट दैट आई गॉट. सो व्हेन यू, वो कहते हैं ना कि आप अपने साथ जितने लोग रहते हैं उसका आप एवरेज हो जाते हो, राइट. तो मुझे लगा कि 4 साल, एक्चुअली मेरा 5 साल था बिकॉज मेरा डुअल डिग्री था, बीटेक और एमटेक मैंने दोनों ही करा है. अच्छा. तो जो 5 साल मैंने कैंपस में गुजारे, मुझे लगा कि उससे मैंने अपने आप में काफ़ी सारी चीज़ें अपने पीयर से सीखी है कि चीज़ों को कैसे अप्रोच करते हैं, नए कॉन्सेप्ट को कैसे सीखते हैं. तो ये चीज़ सबसे बड़ी मेरे को फ़ायदे में मिली. दूसरा, IITs में पढ़ाई के अलावा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स
दैट यू डू. जिस ज़माने में मैंने इंजीनियरिंग की उस समय रैगिंग भी बैंड नहीं था. अच्छा. और खूब तबीयत से मेरी रैगिंग हुई थी. और आई अंडरस्टैंड रैगिंग के अपने चैलेंजेस थे, एक्सट्रीमिटीज़ पे चली जाती जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया, विच आई फील कि इट शुड बी स्टॉप्ड. पर उसके कुछ अच्छे पहलू ये थे कि जब मेरी रैगिंग हुई थी तो रैगिंग के बाद हमारे और हमारे सीनियर्स के बीच का जो कनेक्ट था वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया था. मेरे सीनियर्स के सीनियर्स, जो आज भी मुझे दिखाई देता है. तो आईआईटीज़ का जो अलुमनाई बेस है और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है अपने जूनियर्स के लिए, आई थिंक दैट्स अमेजिंग. सो दैट्स अनदर गुड थिंग दैट आई डेवलप. आई थिंक मोर देन एनी अदर टीचर एंड द प्रोफेसर, आई हैव लर्न फ्रॉम द पर्सनैलिटीज़ ऑफ माई सीनियर्स. राइट. मुझे याद है एक बार जब मैं कॉलेज था तो निकेश अरोड़ा, जो अभी शायद सॉफ्ट बैंक के सीईओ हैं, उसके पहले वो गूगल में भी के मार्केटिंग हेड थे, इज़ अ बिग शॉट राइट नाउ. वो हमारे कॉलेज आए थे और उन्होंने हमारे कॉलेजेस में हमारा लैन हुआ करता था. तो पहली दफ़ा वाईफाई उन्होंने अपने पैसे दे के डोनेट किया था और मेरे पूरे कैंपस में उन्होंने वाईफाई फैसिलिटीज़ डलवाई थी. उनका एक, तो जब मुझे दिखता है कि हमारे बीच से ही या फिर हमारे कॉलेज से ही निकला बंदा इस लेवल पे जा रहा है कि जब आके वो करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. राइट. एंड जस्ट कमिंग बैक एंड उसकी पर्सनैलिटी जैसे वो स्पीक करता है. तो मैंने अपने सीनियर से काफ़ी सीखा. और जो हमारे अलुमनाइज आगे जाके बेंचमार्क अलग अलग बड़े बड़े कंपनीज में काम करते थे, कंपनियाँ उन्होंने खोली, दैट हैज़ अ ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन माई लाइफ, विच गिवन मी द मोटिवेशन कि अगर वो कर सकते हैं देन आई कैन ऑल्सो डू. राइट. दैट्स द सेकेंड बेस्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम देयर. एंड तीसरा चीज़ है कि आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. हमारे यहाँ एक फेस्ट होता था काशी यात्रा. काशी यात्रा मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 2006-07-08 की बात कर रहा हूँ. उस समय हमारे काशी यात्रा फेस्ट का जो बजट होता था वो करीब 15 से 20 लाख रुपया हुआ करता था. जिसके लिए कॉलेज जीरो सपोर्ट करता था. एंड वो हम सब स्टूडेंट खुद से मैनेज करते थे. वी यूज टू गो टू द कंपनीज, उनसे स्पॉन्सरशिप जुगाड़ते थे और पूरा फेस्ट हम मैनेज करते थे. करीब 150-200 लोगों की टीम होती थी जो उस फेस्ट पे काम करती थी. पूरे इंडिया से लोग आते थे. 15-20 हज़ार लोग पार्टिसिपेट करते थे उस 4 दिन के इवेंट्स के लिए. तो इन सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना और ग्रेजुअली, राइट, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर तो मैं एज अ मेंबर ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर थोड़ा सा सीनियर स्टेक होल्डर. अल्टीमेटली आई कन्वेंट द एंटायर फेस्ट वेयर आई वाज द लीडर ऑफ इट. आई थिंक ये सारी चीज़ें अलाउड मी एन अपॉर्चुनिटी टू इनकलकेट दोज लीडरशिप स्किल्स, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, जो मुझे लगता है आज के डेट में भी व्हेन आई एम लीडिंग अ कंपनी इट इज़ हेल्प मी आउट. सो ये 3 चीज़ें थी. पीयर्स नंबर 1, दूसरा सीनियर्स एंड द अलुमनाई ग्रुप विच आई गॉट देयर, एंड थर्ड ऑल द एडिशनल थिंग्स दैट आई डिड बियॉन्ड द क्लासरूम आई थिंक हैड द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन मी टू ब्रिंग अ इंडिविजुअल व्हाट आई एम टुडे. स्कूल ऑफ टेक के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मुझे उस जर्नी में अभी आपको लेके जाना है. बट पहला मेरा ये क्यूरियोसिटी सवाल है, एंड लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव आल्सो वांटिंग टू अंडरस्टैंड. So then when I say there are 2 kind of institute that you have in India. One is pure standalone university or a standalone building that you have in some of the tech university. When I talk about NIT, IIT, ऐसे बात करें. And then you have a campus-based kind of a setup wherein you have multiple cities also with. Yeah. So what kind of a setup that you are coming up with? So when we were designing this upgrad school of tech, we wanted to make sure that we are fully compliant to the UGC. Because in India, कितना भी आप बोलो skilling is important, which I truly agree that it is, but degree is equally important still. बिकॉज बच्चे को कल को मान लीजिए अगर आपको एक सरकारी नौकरी लेनी है तो उसको बैचलर्स की डिग्री चाहिए. अगर उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना है तो उसको डिग्री चाहिए. उसको अगर एमटेक करना है, एमबीए करना है, बाहर जाना है तो उसको एक डिग्री तो चाहिए ही चाहिए. यू कैन नॉट जस्ट से दैट आई हैव अ स्किल सेट एंड दे विल नॉट अलाउ यू. तो हम चाहते थे कि ऐसा ऑप्शन हो कि बच्चे को एक प्रॉपर बीटेक डिग्री मिले एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो गेट द इनफ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. राइट. जिस साल में हम अभी बैठे हुए हैं 2026 में, वहाँ पे ऑलरेडी एआई इम्पैक्ट कर रहा है. हम सभी देख रहे हैं कि लेफ्ट राइट देयर ले ऑफ्स आर हैपनिंग. नो वन नोज व्हाट हैपन्स आफ्टर द 4 years. इन दिस एज ऑफ एआई आई फील 4 years डाउन द लाइन विल सी मोर सोलोप्रेन्योर्स, जहाँ पे अगर जॉब कम हो रहा होगा तो 1-2 लोगों की टीम होगी जो कंपनीज सेटअप कर रही होगी, कंपनीज बना रही होगी. ओके. राइट. तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम चाह रहे थे जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को मल्टीपल टेंजिबल आउटकम दे पाएँ, साथ में एक सॉलिड डिग्री हो.
तो इसके लिए हमने क्या करा, वी पार्टनर विथ 2 ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी, 2 बिग NAC A+ यूनिवर्सिटी. We started this year. We have started with Bangalore and Pune. The reason for choosing Bangalore and Pune because Bangalore obviously is the Silicon Valley of the country. Because मुझे ऐसा लगता है जब आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हो सिर्फ आप कॉलेज की क्लासेस में नहीं सीखते, हर दिन जब उस शहर में घूमते हो उस शहर भी आपको काफ़ी कुछ सिखाता है. करेक्ट. बैंगलोर में ऐसा कहते हैं कि आप रेंडमली 4 लोगों, अभी हम बैंगलोर में बैठ के रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आप बाहर जाके 4 लोगों से मिलोगे तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि 3 उनमें से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा. तो जब ऐसे शहर में आप घूमते हो तो आपको शहर भी सिखाता है. ठीक है, यहाँ पे आपको कई सारे चाय की टपरियाँ दिख जाएंगी जहाँ पे आपको लिखा हुआ AI चाय वाला, राइट. तो यहाँ पे हर चीज़ में टेक्नोलॉजी की हवा मशगूल है, राइट. तो हम चाहते थे कि बैंगलोर और पुणे में हमने 2 यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप करी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी उनको प्रॉपरली यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम देता है, यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, यूनिवर्सिटी से उनको UGC रिकॉग्नाइज डिग्री मिल जाती है. और उसके ऊपर जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमने सीखा है पिछले 10 सालों में, वी ऐड ऑन व्हाट द यूनिवर्सिटी लैक्स, या फिर उसको हम ऐड ऑन कह देते हैं. तो हमारे प्रोग्राम में स्टूडेंट्स के 3 टेंजिबल आउटकम होंगे. पहला, हम उनको कह रहे हैं कि बॉस आपके पास विल इंश्योर दैट यू विल हैव अ हाई पेइंग जॉब्स, and for that we'll give you the multiple job opportunities. Okay. How I'm saying that? Because we just few months back we acquired a company called as Internshala. Okay. Internshala आज के डेट में दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप की कंपनी है. बच्चा किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेता है, IT में, NIT में, प्राइवेट कॉलेज में, वो इंटर्नशाला पे ही ढूंढ रहा है. चूँकि वो हमारी कंपनी है तो डे 1 से we can give the curated paid, not unpaid. All the internship that will be given to the School of Tech student will be the paid internships. तो स्टूडेंट के पास मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उनको इंटर्नशाला के थ्रू. जैसे ये कंपनी है आपकी नौकरी या फिर मॉन्स्टर, वैसे ये कंपनी थी रिक्रूट, जिसको अपग्रेड ने अक्वायर करा कपल ऑफ ईयर्स बैक, विच इज़ अपग्रेड रिक्रूट राइट नाउ. राइट. तो वो अगेन वी आर वर्किंग विथ मल्टीपल कंपनीज, वी आर इन दिस हायरिंग स्पेस इटसेल्फ. तो दीज 2 कंपनीज गिव्स मी द इनफ इकोसिस्टम टू से विद कॉन्फिडेंस कि हर एक बच्चे को हम मल्टीपल इंटर्नशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दिला रहे होंगे, बिकॉज हमारे पास वो इकोसिस्टम है. और बच्चा अगर कंपेयर करता है इसको किसी भी दूसरे कॉलेज से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, यू विल फाइंड नो वन इन इंडिया हैज़ दिस इकोसिस्टम. दूसरा, बिकॉज जॉब का मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है और काफ़ी लोग आज के डेट में जॉब में इंटरेस्टेड भी नहीं है, वो शायद स्टार्टअप करना चाहते हैं. तो वी आर सेइंग दैट दिस इज द ओनली कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम जहाँ पे आप बीटेक तो सीख ही रहे होगे, आपको पैरेलल में हम ये भी सिखाएंगे कि स्टार्टअप्स बनाते कैसे हैं, राइट. तो उसके लिए हम 7 सेमेस्टर तक आपको स्टार्टअप की चीज़ें सिखाएंगे. विल टीच यू हाउ द स्टार्टअप इज डन फ्रॉम द ग्राउंड अप. So from the administrative point of view you're talking about? No, so we will teach. So typically what a MBA is, जो आप कह रहे थे ना पहले ड्रीम करे हुआ करता था कि बीटेक करेंगे फिर MBA करेंगे. मैं कह रहा हूँ कि आज के डेट में आपको 4 साल के बाद 2 साल और क्यों स्पेंड करना है. I'll teach you while you're doing the BTech itself. तो MBA में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कि कंपनी कैसे बनाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल कैसे होता है, P&L क्या होता है, गो टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी है, पिच डेक कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको हम सिखाएंगे. एंड इन द प्रोसेस आपको अगेन हमारे पास समवन इज देयर व्हिच नो वन हैज. सो आई हैव रॉनी स्क्रूवाला हु इज माय को-फाउंडर. ही वाज द शार्क ऑन द शार्क टैंक. He was also, he's a very avid investor. He's invested in more than 70 companies right now. तो वो plus will try to also bring a pool of lot of big entrepreneurs from the country who will come on the campus. And अगर इन बच्चों के पास अच्छा आइडिया होगा तो वी ऑल्सो प्रोवाइड द नो लिमिट सीड फंडिंग टू दीज स्टार्टअप आइडियाज. व्हाट इट मीन्स कि अगर 5 लाख चाहिए, 50 चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, इफ यू हैव अ लेजिट आइडिया विच डिजर्व दैट मच ऑफ मनी एज अ सीड फंड, विल गो ऑल आउट एंड प्रोवाइड दैट. सो दैट्स नंबर 2. And number 3, because we are present in multiple countries, we are working with more than 300 foreign university. तो किसी को मान लीजिए 6 महीने बाहर जाके पाथवे प्रोग्राम करना है, डिग्री एक्सचेंज प्रोग्राम करना है, कल को MTech करना है, PhD करना है, विल प्रोवाइड दैट फैसिलिटी एज वेल. तो ये 3 टेंजिबल आउटकम हम देंगे. तो मैं कहता हूँ आई एम ट्राइंग टू बिल्ड द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. आपको यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस मिल रहा है, यूनिवर्सिटी कैंपस में आप रह रहे हो, आपको एक प्रॉपर UGC रिकॉग्नाइज डिग्री मिल रही है, प्लस आउटकम के लिए जो भी आपको एडिशनल चीज़ें चाहिए, हाई पेइंग जॉब्स, स्टार्टअप वाला सपोर्ट, राइट, प्लस एक्सपोजर, ग्लोबल एक्सपोजर, वी गेट यू थ्रू द मसल पावर दैट वी हैव बिल्ड एट द अपग्रेड. एंड दैट्स वेयर आई फील दिस इज वन ऑफ द बेस्ट way of doing engineering in the country right now. My last question to you would be, you said you wanted to serve your nation also after a point of time when जी कि जितना आपने सीखा है आप उसे स्प्रेड कर सको. जी. With this idea and this concept, with this first batch, what do you think that you would be giving it back to your nation?
मुझे ऐसा लगता है कि सर आप जो भी काम सही तरीके से कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देश के लिए कर ही रहे हो। और टीचिंग तो मुझे लगता है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। आप अगर एक अच्छे इंजीनियर्स अगर यहाँ से बना लेते हो, सी द रीज़न आई टोल्ड यू आई वांटेड टू डू द IT बिकॉज आई फेल्ट कि यहाँ से मैं करूँगा तो पैसे कमाऊँगा, और पैसे कमाऊँगा तो मैं फैमिली को अपलिफ्ट करूँगा। अगर मान लीजिए स्कूल ऑफ टेक से कोई बच्चा आता है, यहाँ से वो एक अच्छी जॉब लेके जाता है, या फिर एक अच्छी कंपनी बनाता है, या फिर अच्छी रिसर्च करता है, तो सिर्फ अपने को हेल्प नहीं करेगा, वो अपने साथ अपने फैमिली के 10 लोगों को और अपलिफ्ट कर रहा होगा। और एक एक करके एटॉमिक लेवल पे जब फैमिलीज अपलिफ्ट होगी तो दैट विल हेल्प इन द नेशन डेवलपमेंट इटसेल्फ। कल को मान लीजिए स्कूल ऑफ टेक से एक बच्चा एक नया फाउंडेशन मॉडल बना लेता है जो पूरी दुनिया यूज़ करती है, वो हमारे इकोनॉमी को मेनी टाइम्स कई तरीके से हमारे कंट्री के इकोनॉमी को हेल्प करेगा। लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट विल गो एंड जनरेट। हमारे यहाँ से बच्चे अगर कंपनीज बनाते हैं तो जो ये जॉब्स की प्रॉब्लम आप बात करें उसमें कहीं ना कहीं वो जाके कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट कि दिस इनिशिएटिव इटसेल्फ इज सो नॉवल। जब आप किसी को पढ़ाते हो, किसी को आप इनेबल करते हो, किसी को आप जॉब के लिए रेडी कर देते हो, आपको हमेशा बॉर्डर पे जाके लड़ाई करने के बाद ही आपको देशभक्ति प्रूव करनी है, या फिर आप हर समय मूवी चालू होने के पहले आप खड़े हो जाते हो, दैट से ही आप देशभक्ति नहीं प्रूव करते हो। वो भी ज़रूरी है, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई एम सेइंग दैट आप अपने काम करते हुए ईमानदारी के साथ, उसके साथ अगर आप आउटकम लेके आते हो, तो मुझे लगता है कि एटॉमिक लेवल पे, एक यूनिट लेवल पे आप कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो। जो मुझे लगता है कि जब एक एक बच्चा यहाँ से जब पास आउट हो रहा होगा, वो जब भी कुछ भी पैसा कमाएगा, कुछ भी कंट्री पे इम्पैक्ट करेगा, मुझे लगा डायरेक्टली हम कुछ ना कुछ कंट्री के लिए कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू सो मच विश्वा। इट वाज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद यू। बहुत सारे पहलू आपने ओपन किए लोगों के लिए जी। जिस टेक्नोलॉजी चेंज या एजुकेशन सिस्टम में जो चेंज लाना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हैं, ये आपने बहुत सरल तरीके से शायद बताया है, और इससे बहुत लोगों को बेनिफिट भी होने वाला है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट बैच, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सोल टॉक्स विद भाविन। Thank you, and I wish you the same. I think I want you know, to make this big. More people should come. I think Sure. you have been a great host. Thank you. Thank you.